गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी की। पीजीबीपी स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हमने, और सेक्शन 28 कहता है कि कौन कौन सी इनकम हमारी बिजनेस इनकम में आती हैं। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन पढ़कर समझ में आता है। तो देयर वर सम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एक बार मैं रीकैप करा देता हूँ जल्दी से। इफ़ यू कम टू पेज नंबर 5.3 पर, ठीक है, 5.3 पर आइए वापस जल्दी से। देयर वी हैव डिस्कस्ड कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस इनकम में शामिल होती हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड कि किसी भी बिजनेस को करने से, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस और एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, दोनों ही इंक्लूडेड है यहाँ पर, वहाँ से आपके प्रॉफिट्स आते हैं या फिर लॉसेस भी आते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट्स भी आते हैं, तो भी ये इनकम बिजनेस इनकम में आएगी। ठीक है, ये तो हम लोग सब लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत कॉमन है, हर कोई समझता है कि किसी भी बिजनेस करने से इनकम हमारी पीजीबीपी में आती है। सेकेंड पॉइंट था कि कुछ कंपनसेशन जब हमें रिसीव होती हैं। कंपनसेशन मेनली कब रिसीव होती हैं? जब कोई किसी का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी कंपनी की एजेंसी है और उन लोगों ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया या मॉडिफाई किया एंड दे हैव कंपनसेटेड यू, तो ऐसी इनकम भी, जो कंपनसेशन रिसीव होता है, वो इनकम भी बिजनेस इनकम होती है। सेकेंड, मैंने कुछ पॉइंट्स और डिस्कस किए थे आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु वॉज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इंडिया, या फिर गवर्नमेंट उनसे कंट्रोल ले लेती है और उनको कंपनसेट करती है। ठीक है, बिकॉज हम उनसे अब वो मैनेजमेंट या कंट्रोल की पावर या उसका राइट हम उनसे ले रहे हैं। तो अगर हम उनका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करें या टर्मिनेट करें और कंपनसेट करें, तो देन ऑल्सो दिस इनकम, जो रिसीवर है जिसको ये कंपनसेशन मिल रही है, दैट इनकम इज चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, क्लाइंट से या कस्टमर से जब गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स मिलते हैं तो देन इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। मैंने एग्जाम्पल लिया था एक लॉयर का, उसके क्लाइंट ने उसको कार गिफ्ट की है, तो दैट इज़ ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जब पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन एट्सेट्रा, तो पार्टनर्स की भी इनकम होती है पीजीबीपी की, बट एक्सेप्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज नॉट आवर इनकम। नॉन कॉम्पिटिंग फीस, कंपटीशन ना करने के पैसे मिले। मैंने होटल का और ढाबे का एग्जाम्पल लिया था, आई बिलीव आपको याद होगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अ पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और हम उसका अगर इंश्योरेंस करा देते हैं तो उससे जो इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है बिजनेस को, तो दैट इज़ देयर बिजनेस इनकम। अगर एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी है, और इन केस उसके फैमिली मेम्बर्स को मिले तो उसके लिए फिर आईएफओएस में जाएगा। ठीक है, ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन की इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है बिकॉज दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लॉ, एडवांसमेंट ऑफ देयर प्रोफेशन एट्सेट्रा। बट अगर ये लोग स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करते हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बट अगर ये स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर करते हैं अपने किसी भी मेंबर को और उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो ये इनकम भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की या एसोसिएशन की होती है, पीजीबीपी की। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स को मिलके बनी है, डॉक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन, तो मेनली इनका मोटिव क्या होता है एसोसिएशन का? एडवांसमेंट ऑफ प्रोफेशन। बट अगर ये किसी पर्टिकुलर मेंबर को, अपने किसी भी डॉक्टर को, अगर ये स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं और उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो ये इनकम हो जाएगी इस ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन की। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जब हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश असिस्टेंस, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, या फिर इंपोर्ट लाइसेंस को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, तो दैट इज़ अगेन आर बिजनेस इनकम। तो ये हमने बातें की थी चार्जिंग सेक्शन 28 में। एक पॉइंट था जो मैंने कहा था, वो मैं कैपिटल गेन के साथ डिस्कस करूँगा। 8th पॉइंट था जो मैंने अभी पेंडिंग कराया हुआ था।
ठीक है, जब हम कन्वर्जन करते हैं अपनी इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, तो ये बातें थोड़ा कैपिटल एसेट के साथ समझ में आएंगी, तो कैपिटल गेन में हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी बातें हैं। जब मैं कैपिटल गेन आपसे पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। इफ़ यू कम टू पेज नंबर 5.8, पेज नंबर 5.8 पर आइएगा। यहां पर एक कंसेप्ट लिखा हुआ है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेशन से मतलब होता है कि जब कभी भी आपको आउटकम किसी का पता नहीं रहता, अगर किसी का आउटकम अननोन है, मेनली उसको हम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसमें जैसे गैम्बलिंग या बैटिंग वगैरह इसमें कवर्ड हो जाती हैं स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मेनली ये हमारे काम आएगा जब हम एक चैप्टर करेंगे सेट ऑफ लॉसेस का। सेट ऑफ लॉसेस का काम जब हम ये चैप्टर करेंगे तब उसमें ये हमारा ये यूज़ होगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। पीजीबीपी में प्रैक्टिकली अगर मैं बातें करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पीजीबीबी में इसको डिस्कस करना, बट क्योंकि हाँ ये पीजीबीबी का पार्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होते हैं। ज़्यादा ये काम आने वाला है हमारे सेट ऑफ के चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा आपसे कि व्हाट आर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। एक छोटा सा यहाँ पर ये आधे पेज का कंसेप्ट दिया गया है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पर आउटकम नहीं पता होते। मेनली ये बेस्ड होती हैं फ्यूचर पर, कि फ्यूचर में किसी के भी प्रोडक्ट के या कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं और उससे लोग पैसा अर्न करना चाहते हैं। थोड़ा वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं और इससे पैसा अर्न करना चाहते हैं, पता नहीं कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। लेट्स से देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए। मिस्टर ए हैं और इनके पास ना कुछ गोल्ड है, ठीक है, ही हैज़ गोल्ड। आपको पता है गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है, गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मान लेते हैं कि आज है 1 नवंबर 2020, लेट्स से। तो 1 नवंबर 2020 को लेट्स से 10 ग्राम्स गोल्ड के प्राइस अभी चल रहे हैं 50,000 रुपीज़ के, ठीक है। 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड 50,000 रुपीज़ का आएगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने एक डेट ले ली है 1 नवंबर 2020 को, मान लेते हैं आज की तारीख 1 नवंबर 2020 है, और 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू 50,000 रुपीज़ चल रही है। लेट्स से मिस्टर ए हैज़ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, इनके पास 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, बट ही हैज़ नो इंटेंशन टू सेल। इनकी कोई इंटेंशन नहीं है इसको बेचने की, इनको बेचने की कोई इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी ये इस गोल्ड के ऊपर कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं कि इनको कुछ पैसा मिल जाए। तो मान लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन करते हैं मिस्टर बी के साथ। मिस्टर बी के साथ ये ट्रांजैक्शन करते हैं और मिस्टर बी से कहते हैं कि आप मेरा गोल्ड परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि मिस्टर बी आप मेरा गोल्ड परचेज कर लीजिएगा, लेट्स से 1 महीने के बाद, ऑन 1 दिसंबर 2020 को ये कहते हैं कि मेरा आप गोल्ड परचेज कर लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दैट ही विल सेल दिस गोल्ड एंड ही हैज़ टू बाय दिस गोल्ड। इनको खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा ट्रांजैक्शन होती है कि इनको खरीदना ही पड़ेगा 1 महीने के बाद। और ये कहते हैं कि 1 महीने के बाद इसकी वैल्यू ये कुछ लगाते हैं, ये आज के दिन ही इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं फ्यूचर पीरियड के लिए। तो 1 महीने के बाद इन्होंने वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये मैं गोल्ड
52,000 रुपीज़ में ख़रीदूँगा। ठीक है, मिस्टर बी को लगता था कि शायद इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी गोल्ड की, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं 52,000 रुपीज़ का ख़रीदूँगा। ठीक है, मैं एक बात बता दूँ, ए को बेचना नहीं है गोल्ड, बी को ख़रीदना नहीं है गोल्ड, ये सिर्फ इसके प्राइस फ्लक्चुएशंस पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 नवंबर को ही कि एक फ्यूचर डेट पर, 1 महीने के बाद की, ठीक है, एक फ्यूचर डेट पर मिस्टर बी इसको परचेज करेंगे एट 52,000 रुपीज़ का। अब होता क्या है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इनके बीच में देयर इज़ एन एग्रीमेंट, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं ये। ठीक है, अब होता क्या है, लेट से 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑन 1 दिसंबर 2020 को, लेट से 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की कीमत होती है, फ्लक्चुएट कर सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो लेट से 49,000 रुपीज़ की वैल्यू हो जाती है। मतलब एक्चुअली ये वैल्यू 10 ग्राम्स 49,000 की हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस। एक बार मैं दोबारा से फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। 1 नवंबर को एक्चुअल प्राइस था 50,000 रुपीज़ का। 1 नवंबर को एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में साइन हुआ कि मिस्टर ए अपने गोल्ड को बेचेंगे, मिस्टर बी अपने गोल्ड को, उनके गोल्ड को खरीदेंगे। ठीक है, कितने में खरीदेंगे? 1 नवंबर को ही एग्रीमेंट साइन हुआ कि 52,000 में मिस्टर बी को खरीदना पड़ेगा ये गोल्ड। ठीक है, और लेट से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, लेट से इसका प्राइस नीचे चला गया। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा कि अगर ऊपर भी हो गया तो क्या होता है। तो लेट से अगर इसका प्राइस नीचे चला गया, इवन ये 52,000 में खरीदना था, बट इसका एक्चुअल प्राइस हो गया 49,000। ठीक है, 1 महीने पहले कितना इसका एक्चुअल प्राइस था? 50 से भी नीचे चला गया, 49 हुआ। अब मिस्टर बी को ये गोल्ड खरीदना पड़ेगा, बिकॉज पहले से देयर इज एन एग्रीमेंट। ये था एग्रीमेंट, बी ने कहा था कि मैं इसको परचेस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं खरीदेंगे तो मिस्टर ए इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, सर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था और अब मिस्टर बी खरीदने से मना कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मिस्टर बी को ये खरीदना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट विच हैज़ बीन साइंड। अब क्या हुआ, मिस्टर बी से बोलेंगे कि आप मेरा गोल्ड खरीदिए कितने में? 52,000, बिकॉज एग्रीमेंट था 52,000 का। अब मुझे बताइए, कोई चीज़ जो अभी चल रही है 1 दिसंबर को इनको 52,000 पे करने पड़ेंगे और उसकी वैल्यू कितनी है वैसे? 49,000, बट इनको खरीदना पड़ेगा। मिस्टर बी का नुकसान हो जाएगा, कितने का? 3,000 रुपये का। 3,000 का कैसे आएगा ये? बिकॉज ही हैज़ टू पे राइट नाउ 52,000 रुपीज़। इनको 52,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और इनको जो कमोडिटी मिलेगी वो मिलेगी 49,000 रुपीज़ की। मतलब मिस्टर बी को 3,000 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा पक्का, बट इनको करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि देयर इज़ एन एग्रीमेंट विच हैज़ बीन साइंड। ये इससे पीछे नहीं हट सकते, बिकॉज देयर इज़ एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, वरना अगर ये पीछे हट सकते होंगे फिर तो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्लियर है? मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी आपको ये गोल्ड खरीदना पड़ेगा 52,000 में, और मिस्टर बी को समझ में आ जाता है कि मेरा 3,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। मिस्टर ए कहते हैं एक काम कीजिए मिस्टर बी, आप ये गोल्ड मत खरीदिए, आप बस मुझे 3,000 रुपये दे दीजिए, जो आपका नुकसान हो रहा है ना वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि इनको कभी ये गोल्ड खरीदना ही नहीं था, इनको तो प्राइस फ्लक्चुएशन से इसका फ़ायदा अर्न करना था। तो इस केस में मिस्टर ए को फ़ायदा हो जाएगा, कितने का? 3,000 रुपीज़ का। सब लोग समझ गए 3,000 रुपीज़ का मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसे सेटल होती है? क्या गोल्ड की डिलीवरी करी हमने? नहीं, सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन को नेट ऑफ कर दिया, क्योंकि मिस्टर बी को पता है कि मुझे 52,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे और मुझे मिलेगा 49,000 रुपीज़ की कमोडिटी। तो एक कुल मिला के इनको 3,000 का नुकसान है और इनको 3,000 का फ़ायदा है। मिस्टर ए को किस बात का फ़ायदा हुआ? बिकॉज आज की तारीख में ये गोल्ड चल रहा है 49 का और इनसे पैसे लेने 52, तो ये 49,000 की चीज़ें इनको देंगे, 52,000 रुपीज़ लेंगे,
अगर मैं इसको नेट ऑफ करूं तो एक काम करते हैं ना, 3000 रुपीज़ ही इनसे ले लीजिए, पक्का ना नेट ऑफ हो गया। देखो आप इनको 49,000 रुपीज़ दीजिए, मतलब रुपीज़ के टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ से 52,000 रुपीज़ लीजिए। तो एक काम करिए ना, इसको नेट ऑफ ही कर लीजिए, 3,000 रुपीज़ ही इनसे ले लीजिए बस, ठीक है। तो इस केस में 3,000 रुपीज़ मिस्टर ए को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या एक्चुअल डिलीवरी हुई इस कमोडिटी की? क्या एक्चुअल डिलीवरी हुई? द आंसर इज नो। ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये मेनली प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर ही पैसा इनको अर्न करना था। इनको कभी इसकी एक्चुअल डिलीवरी करनी ही नहीं थी। इन्होंने एग्रीमेंट तो किया सेल करने का, बट ये कभी सेल करना चाहते ही नहीं थे और ना कभी ये बाय करना चाहते थे, बट ये सोच रहे थे कि हमें फ़ायदा हो जाएगा। बट यहाँ पर फ़ायदा किसको हुआ? ए को। अगर इस गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता होता ना कि गोल्ड के प्राइस कम होंगे या बढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, शेयर्स होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता कि इसका प्राइस, गोल्ड का प्राइस लेट्स से आफ्टर वन मंथ इंक्रीज हो जाता है। लेट्स से इसका प्राइस हो जाता है 56,000 रुपीज़। जब हम 1 दिसंबर को चेक करते हैं, 1 दिसंबर के बाद हमने एक बार दोबारा से फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। फैक्ट्स थे कि 1 नवंबर को इसका प्राइस चल रहा था 50,000। हमने 1 नवंबर को इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर बी इसको खरीदेंगे 52,000 रुपीज़ का और मिस्टर ए 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बेचेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेट से 1 महीने के बाद इसका जो एक्चुअल प्राइस है गोल्ड का, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का, वो प्राइस आ जाता है 56,000 रुपीज़। अब देखिए क्या होगा, मिस्टर बी को फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 1 दिसंबर को इनको कितने पैसे देने थे? 52,000 रुपीज़, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट था क्या? बी खरीदेगा और ए बेचेंगे। ए को बेचना पड़ेगा 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब प्लीज़ बताइए कितने पैसे देंगे ये? वैसे 52,000 रुपीज़। और कितने की कमोडिटी लेंगे? 56,000 रुपीज़ की कमोडिटी इनसे ले लेंगे, मतलब 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ले लेंगे। और उसकी कीमत कितनी चल रही है? 56,000 रुपीज़। यहाँ पर बी को फ़ायदा हो जाएगा और ए को नुकसान हो जाएगा। ए को नुकसान किस बात का? इनको 1 दिसंबर को 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा, जिसकी आज कहीं और बेचते तो कितने पैसे मिलते? 56, बिकॉज इसकी आज की वैल्यू तो 56 है ना। तो इनको बी को ये 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा, कितने का? 56,000 रुपीज़ का। और इनसे कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 52,000 रुपीज़। कुल मिला के यहाँ पर ए को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर बी बोल सकते हैं, एक काम करिए ए, आप मुझे 4,000 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है मिस्टर ए, आप मुझे 4,000 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से 56,000 की कमोडिटी जा रही है, यहाँ से 52,000 रुपीज़ की पैसे आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ से नेट ऑफ अगर करेंगे तो यहाँ से 4,000 रुपीज़ इसके पास यहाँ पर आ जाएंगे। कुल मिला के इनको गोल्ड बेचना नहीं था, इनको गोल्ड खरीदना नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि प्राइस फ्लक्चुएट हो और हम पैसा अर्न करें। मिस्टर ए को कब फ़ायदा होगा? जब इसका प्राइस नीचे जाएगा। मिस्टर बी को कब फ़ायदा होगा? जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तब इस तरह के ट्रांजैक्शंस को कहते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस, जहाँ पर आपको एक्चुअल कमोडिटी की डिलीवरी नहीं करनी है, जहाँ पर आपको एक्चुअल कमोडिटी की डिलीवरी नहीं करनी है, बट फिर भी प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर कम होगा तो इनको फ़ायदा, ज़्यादा होगा तो इनको फ़ायदा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? मिस्टर ए को लग रहा था मुझे फ़ायदा होगा कब? जब प्राइस नीचे जाएगा। तो इनको लग रहा था कि फ्यूचर में शायद गोल्ड का प्राइस नीचे चला जाएगा। बी को क्या ओपिनियन होगा? बी का ओपिनियन होगा शायद कुछ टाइम के बाद, 1 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा और महंगा गोल्ड कमोडिटी ये 52,000 में खरीद लेंगे सस्ते में। तो ऐसी ट्रांजैक्शन में किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, डिपेंड करता है फ्लक्चुएशन किस तरफ जाती है। These type of transactions are called speculative transactions, जहाँ पर आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हो बट सिर्फ नेट ऑफ करा लेते हो। नेट ऑफ का मतलब क्या था? अगर फर्स्ट केस में प्राइस 49,000 गया तो ए को 3,000 रुपये मिल जाएंगे। 3,000 समझ गए? यहाँ से 52,000 रुपीज़ आए,
यहाँ से 49,000 की कमोडिटी गई, तो नेट ऑफ हुआ 3,000 का। बी के केस में यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे प्राइस अगर 56,000 हुआ तो इसको 4,000 का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है? जरा बुक से पढ़ते हैं। मुझे ये सिर्फ बताना था आपको कि व्हाट आर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, जहाँ पर हम प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर अर्न करना चाहते हैं विदाउट डिलीवरी। सो इफ़ यू कम टू योर बुक, वहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 5.8 पर, स्पेकुलेटिव बिजनेस। एज पर सेक्शन 28, वेयर एन assessee carries on speculative transactions which constitute a business, वो इस तरह की speculative activities कर रहा है which is very recurring as a business activity अगर कोई भी assessee कर रहा है, because we understand सेक्शन 28 में साफ साफ लिखा था कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस, अगर प्रॉफिट्स आते हैं किसी भी तरह के बिजनेस से, तो दैट इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 28। तो लिखा हुआ है सच बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस एंड इट्स इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये भी पीजीबीपी की इनकम होगी। अब एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है it will be considered as a separate and distinct business। ये बातें ना हमें सेट ऑफ में समझनी है। जब हम सेट ऑफ का चैप्टर करेंगे, बिकॉज वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर में कि जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं वो थोड़ा सा आगे की बात है, बट स्टिल आई एम जस्ट डिस्कसिंग देम विद यू राइट नाउ। जो नॉर्मली बिजनेस में लॉसेस आते हैं, आपको पता है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में लॉसेस आ सकते हैं। तो जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं उसको हम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस साल बिजनेस में लॉस आ गया, ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या हमारी वो दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है इसी साल। जैसे कि इस साल फॉर एग्जांपल लेट से कोई एसएससी है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2 लाख और उसका पीजीबीपी से लॉस आ गया है लेट से 5 लाख रुपीस का, ठीक है। तो देखते हैं, आपने देखा कि मैक्सिमम उसका लॉस ही है, बिकॉज पीजीबीपी से 5 लाख का नुकसान हो गया और 2 लाख का प्रॉफिट हाउस प्रॉपर्टी से है। तो इस साल क्या होगा कि 5 लाख इस 2 लाख से सेट ऑफ हो जाएंगे और फिर भी 3 लाख का लॉस बचेगा। तो नेट ऑफ अगर हम करके देखें, ऑल्दो ये बातें कि हम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, किससे नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, ये बातें हम लोग सेट ऑफ के चैप्टर में देखनी है। बट राइट नाउ मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकता है लेट से। तो हमने यहाँ पर 2 लाख प्रॉफिट था, 5 लाख लॉसेस था, तो हमने यहाँ से जितना लॉस सेट ऑफ हो सकता था वो किया। 3 लाख का लॉस फिर भी बच गया। तो ये 3 लाख का लॉस हम नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, कि हम इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर जो भी प्रॉफिट्स आएंगे हम वहाँ से सेट ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ही ना आए तो फिर क्या होगा, फिर वो फर्दर नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाता है। तो कितने साल तक हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं। सो वी अंडरस्टैंड 8 ईयर्स तक। तो बिजनेस के लॉसेस जो होते हैं वो 8 ईयर्स तक सेट ऑफ हो जाते हैं। बट मैं उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस होते हैं वो सिर्फ 4 ईयर्स तक ही सेट ऑफ हो पाते हैं, 4 साल तक, ठीक है। स्पेकुलेट सेट ऑफ की बातें हो रही हैं इसमें। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस होते हैं, जैसे किसी का फॉर एग्जांपल क्लोथ्स का बिजनेस है, किसी का शूज़ का बिजनेस है, वो एक नॉर्मल बिजनेस होते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होते। और ज़्यादातर हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों के नॉर्मल बिजनेस होते हैं। इस तरह के जो मैं बातें आज बता रहा था स्पेकुलेटिव की, ये तो बहुत रेयर होता है ऐसा बिजनेस। तो ऐसे बिजनेस से जो भी हमें प्रॉफिट या लॉसेस आते हैं, इसको हमें सेपरेट रखना होता है। बिकॉज रीज़न क्या है सेपरेट रखने का, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस आप 4 ईयर्स तक ही सेट ऑफ कर सकते हो। इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हम उसको अब अगर हम इसको उसी के साथ मर्ज कर दें
तो फिर हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसको 4 साल तक करना है या 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है. सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें उसको डिस्टिंक्ट रखना पड़ता है. डिस्टिंक्ट मतलब उसको सेपरेट रखना पड़ता है कि हमारे स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितने प्रॉफिट्स या लॉसेज आए हैं. इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है, सच बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड, बिजनेस ही माना जाता है बट इसको आप सेपरेट रखेंगे, इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेसेस एंड इट्स इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. पीजीबीपी में ही आता है. क्लियर हो गया. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जिसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो, आपकी रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स इस तरह की करते हैं आप, सो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी. बट हम उस इनकम को सेपरेट रखते हैं फ्रॉम आर नॉर्मल इनकम. नॉर्मल इनकम को अलग रखेंगे. नॉर्मल बिजनेसेस जो होते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल बिजनेस ही होते हैं, तो उनको आप अलग रखिए और स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप अलग रखिएगा. ठीक है. क्या मतलब होता है मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस? यू डोंट हैव टू लर्न, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43(5). यू डोंट हैव टू लर्न दिस सेक्शन. ठीक है. स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था गोल्ड का. एक व्यक्ति गोल्ड बेच रहा था, एक व्यक्ति गोल्ड खरीद रहा था, बट एक्चुअली इनको गोल्ड खरीदना नहीं है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, बट इसकी फ्लक्चुएशंस की वजह से इनको पैसे अर्न करने हैं. ठीक है. अगर गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो किसी एक पार्टी को फ़ायदा होता है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो किसी दूसरे पार्टी को फ़ायदा होता है. तो ऐसे गोल्ड भी हो सकते हैं, और भी कमोडिटीज़ या और भी कोई एसेट्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है. अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. तो लिखा हुआ है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स, शेयर्स इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड. ठीक है. आप इसको अल्टीमेटली सेटल करते हो अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी. साफ साफ लिखा हुआ है अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी. यहाँ पर आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं करते हो, उसको नॉर्मली सेटल कर देते हो. ठीक है. इसको सेट ऑफ कर देते हो, उसको नेट ऑफ कर देते हो. ठीक है. आप यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं देते हो या फिर कमोडिटी या स्क्रिप्ट मतलब शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करते हो, बट इसको नेट ऑफ अमाउंट पर सेटल कर देते हो. जिससे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का ही. लेट्स से there is a person मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के पास एक लैंड है. लेट्स से मैं आज की डेट ले लेता हूँ 1 दिसंबर 2020. लेट्स से इनके पास एक लैंड है और इसकी आज वैल्यू रुपीस लेट्स से 80 लाख रुपीस है. ठीक है. आज इसकी वैल्यू 80 लाख रुपीस है. मिस्टर एक्स एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टर वाई के साथ. तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि मिस्टर वाई आप इसको परचेज करेंगे लेट्स से 2 महीने के बाद. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ऑन 1 फरवरी 2021 को आप परचेज करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद. और लेट्स से ट्रांजैक्शन हुई 90 लाख में आप परचेज करेंगे. ट्रांजैक्शन कब हो रही है? आज की डेट पे 1 दिसंबर को फॉर अ फ्यूचर पीरियड. फ्यूचर पीरियड के लिए हमने एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है. 1 फरवरी 2021 को आप इसको खरीदेंगे. अब लेट्स से क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी के प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं. ठीक है. ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं होते बट स्टिल दे कैन फ्लक्चुएट. लेट्स से ऑन 1 फरवरी 2021 को इस लैंड की जो वैल्यू है लेट्स से वो हो जाती है 85 लाख. वो 85 लाख की वैल्यू हो जाती है. बट क्योंकि मिस्टर वाई ने एक एग्रीमेंट किया था कि वो 90 लाख में खरीदेंगे, तो इसका मतलब 90 लाख इनको पे करने पड़ेंगे और मिस्टर एक्स को लैंड देना पड़ेगा. कब देना पड़ेगा? 1 फरवरी को. 1 फरवरी को इस लैंड की वैल्यू कितनी है? 85 लाख. अब देखिए मिस्टर वाई को नुकसान हो रहा है ना. क्यों? क्योंकि ही हैज़ टू पे 90
90 लाख इनको पे करने पड़ेंगे, इनको लैंड मिलेगा 85 का, इनको 5 लाख का नुकसान हो रहा है और मिस्टर एक्स को 5 लाख का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई इनको पे करेंगे 90 लाख और इनको लैंड इनको देना पड़ेगा आज, जिसकी वैल्यू 85 लाख है। तो इसको इस नेट अमाउंट पे सेटल कर देते हैं, इसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते, ठीक है, हम इसको एक्चुअली सप्लाई नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में नेट ऑफ अमाउंट पर ट्रांजैक्शन हो जाती है 5 लाख पर। तो मिस्टर वाई को बोला जाता है कि आप 5 लाख रुपीज़ पे करिए एक्स को, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, जहाँ पर आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है, ठीक है, इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, ठीक है, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है ये, विच इज़ अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पर हम एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हैं बट फिर भी नेट अमाउंट पे इसको सेटल कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, हमें सिर्फ पता करना था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। ऑल्दो पीजीबीपी में मुझे ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट स्टिल मुझे आपको ये सिर्फ कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना था। आगे एक और बात लिखी हुई है, द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स नहीं कही जाती। देखिए, जिस चीज़ की आप एक्चुअल डिलीवरी ले लेंगे उसको हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ, आई गिव यू वन मोर केस। लेट्स से ये मिस्टर अंकित हैं और ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक बिल्डिंग, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, लेट्स से 5 फ्लोर्स की या 10 फ्लोर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इसको कंस्ट्रक्शन में लगभग 3 साल का टाइम लगेगा। इट विल टेक 3 years टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। 3 साल का टाइम लगेगा और इनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक मेन रॉ मटेरियल है सीमेंट। इनको सीमेंट की ज़रूरत होगी ड्यूरिंग दीज 3 years। 3 साल तक इनको सीमेंट की ज़रूरत होगी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। लेट्स से आज जो सीमेंट का बैग है वो 300 रुपीज़ का चल रहा है पर बैग। एक बैग 300 रुपये का चल रहा है। अब 3 साल में इसका प्राइस फ्लक्चुएट भी होगा। अब 3 साल में अगर इसका प्राइस फ्लक्चुएट होगा, हो सकता है कि 6 महीने के बाद इसको 310 का मिले, ये हो सकता है 1 साल के बाद ये कुछ और प्राइस का मिले। तो ये सीमेंट के सप्लायर से, लेट्स से कोई मिस्टर सुमित हैं, ही इज़ अ सप्लायर ऑफ सीमेंट। मिस्टर अंकित इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग दीज 3 years आप 3 साल तक हमें सीमेंट सप्लाई करेंगे, और पहले से एक फिक्स कर लेते हैं अमाउंट 310, ठीक है। हो सकता है इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ता, बट हमने 310 पे फिक्स कर लिया, 310 पे फिक्स कर लिया। इसमें देखो किसी को फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। हो सकता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अंकित को फ़ायदा होगा क्योंकि ये 310 में ही खरीदेंगे। हो सकता है इसका प्राइस नीचे चला जाए तो सुमित को फ़ायदा होगा क्योंकि इनको 310 में बेचेंगे और प्राइस वैल्यू उस समय कम हो गई है। बट 3 साल तक इन्होंने कहा कि हम इसको पहले से एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं 310 रुपये। बट प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर सीमेंट हम खरीदेंगे ना, यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी होगी। तो इन केस यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी होगी, दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। यहाँ पे नेट अमाउंट पे हम सेटल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रिस्क अपना ख़त्म कर लिया है एक्चुअली, जिससे कि हम पहले से प्राइस फिक्स कर सकें और हम एक्चुअल डिलीवरी भी इसकी लेंगे। हम एक्चुअली सीमेंट खरीदेंगे इस केस में। तो अगर आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है। थ्योरेटिकल बातें हैं, पीजीबीपी में ज़्यादा काम की बातें नहीं हैं। लिखा हुआ है ए पॉइंट में, अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं या कोई और मर्केंडाइज खरीदते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं, एंटर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर आप फ्यूचर पहले से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ओवर दीज 3 years हम सीमेंट खरीदेंगे,
तो दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप यहाँ पर रॉ मटेरियल या वो मर्केंडाइज या गुड्स खरीदेंगे। इसी तरीके से a contract in respect of stock and shares entered into by a dealer or investor to guard against loss through price fluctuation। इस तरीके से शेयर ब्रोकर्स वगैरह भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले से फिक्स कर लेते हैं कि हम इस प्राइस पर ये शेयर्स खरीदेंगे। तो दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे अभी आपको सिर्फ बताना था देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्पेकुलेटिव बिजनेस। हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस कोई एसएससी कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, बट उसको सेपरेट रखिएगा। सेपरेट क्यों रखिएगा? क्योंकि इसके लॉसेस जो होते हैं वो 4 साल तक ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बाकी बातें हम सेट ऑफ में बातें करेंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेन अपने टॉपिक की तरफ। सेक्शन की बातें करूँगा। सेक्शन 28 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, आज मुझे सेक्शन 29 डिस्कस करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीजीबीपी में कौन कौन से सेक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना तो पता है 28 से 44 तक, बट एक्चुअली ये दिखते कैसे हैं इसकी थोड़ा ग्रुपिंग मैं आपकी करा देता हूँ। ठीक है, आप ये बातें अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। पीजीबीपी में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, जहाँ पर सेक्शन 28 बातें करता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, सेक्शन 29 जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इट डील्स विद कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। क्या मतलब हुआ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी का? कि इनकेस अगर हम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो उसका मेथड क्या होगा। सो दिस इज सेक्शन 29। मेन सेक्शंस हैं सेक्शन 30 से लेकर 37 तक, 30, 31, 32 इस तरीके से। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक बातें करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड अंडर पीजीबीपी। कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं पीजीबीपी में, देखो इसको समझिएगा। 30 से लेकर 37 तक कहते हैं कि एक्सपेंसेस अलाउड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक पीएनएल अकाउंट है और यहाँ पर हम अपनी इनकम या सेल्स वगैरह लिखते हैं, एंड हेयर वी राइट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं कोई भी एसएससी है, कोई भी बिजनेस है, वो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख देता है। वो एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, एक्सपेंस 4 एंड सो ऑन। तो क्या ये सारे एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं? क्या ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग लिख सकते हैं पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते समय? द आंसर इज नो। हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन 30 से लेकर 37 तक, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। जैसे सेक्शन 30 कुछ कहता है कि सेक्शन 30 में अगर ये एक्सपेंस आ रहा है तो ठीक है, अलाउ है। 31 में आ रहा है तो अलाउड होता है, 32 में आ रहा है तो इस तरीके से वो अलाउ हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर हम कभी भी पीएनएल अकाउंट देखते हैं किसी भी एसएससी का, किसी भी बिजनेस का, और हमें यहाँ पर कोई एक्सपेंस ऐसा यहाँ पर लिखा दिखाई देता है जो सेक्शन 30 से लेकर 37 में कवर नहीं होता। कवर नहीं होने का मतलब है 30 से लेकर 37 के जब हम सेक्शंस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं है, ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है, तो हम इस एक्सपेंस को कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हमें समझना है कि सेक्शन 30 से लेकर 37 बातें करेंगे एक्सपेंसेस विच आर अलाउड अंडर पीजीबीपी, जो हम एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ मिसलेनियस सेक्शंस आते हैं, 38, 39 ओमिटेड सेक्शन है, 40 सेक्शंस, 40, 41 कुछ मिसलेनियस सेक्शंस आते हैं। तो जनरली जो बातें करेंगे आप लोग सिर्फ यहाँ पर सेक्शन अभी 40 ही लिखें। यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि ऐसे एक्सपेंसेस
को आप पीजीबीपी में अलाउ नहीं कर सकते, मतलब ऐसे खर्चे हम नहीं मानेंगे। देखो, हम लोग बहुत सिंपल सी बात समझते हैं कि जितने एक्सपेंसेस होंगे उतना प्रॉफिट कम आएगा, और जितना हमारा प्रॉफिट कम होगा उतना हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एसएससी का मोटिव क्या रहता है कि वो मैक्सिमम खर्चे लिखते हैं यहाँ पर, कि जब अपना वो पीएनएल अकाउंट बनाए तो वो मैक्सिमम एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखा दे। बट कुछ एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली सेक्शन 40 और रिलेटेड सेक्शंस में आते हैं, वो बातें करेंगे कि ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, आप इनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ मिसलेनियस सेक्शन है 41, 42, 43। फिर मैं मेन सेक्शन की बातें करूँगा, सेक्शन 44। सेक्शन 44 मेनली बातें करता है प्रिजम्पटिव इनकम से। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब अभी लिख लीजिए, थोड़ा मुझे आगे बताना है कि कुछ बिजनेसेस में आपकी इनकम प्रिज्यूम की जाती है। प्रिज्यूम मतलब अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। तो प्रिज्यूम का मतलब है कि मान ली जाती है डीम्ड इनकम, तो वो बातें हम सेक्शन 44 में करेंगे। बट राइट नाउ मेरे लिए ये दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए। सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, हम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कैसे करते हैं, और सेक्शन 30 से लेकर 37 एक्सपेंसेस विच आर अलाउड। अगर कोई भी एक्सपेंस सेक्शन 30, 31, 32 इस तरीके से कवर्ड है तो वो अलावेबल एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आप लिख सकते हैं, जेन्युइन एक्सपेंस है वो आपका। बट इन केस कोई भी ऐसा एक्सपेंस है विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर दीज प्रोविजंस, तो वो हम एक्सपेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, आपने ये नोट डाउन कर लिया? यू हैव टू नोट डाउन दीज थिंग्स, ठीक है। ये मेन मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन कौन से सेक्शंस क्या क्या डील करेंगे। कुछ सेक्शंस मैंने स्किप भी करे हैं क्योंकि वो मिसलेनियस सेक्शंस थे, उसकी मैं अभी कैटेगरी बनाना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। सेक्शन 28 हम लोग कवर कर चुके हैं, चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी का। सेक्शन 29 है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एसएससी है और उसका ये पीएनएल अकाउंट हमें गिवन है, ठीक है। देयर इज अ पर्सन, उसका हमें एक पीएनएल अकाउंट गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय इनकम 1। लेट्स से मैं नॉर्मल एक पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, आप सिर्फ इसको समझिएगा। यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन राइट नाउ, बट सिर्फ आप इसको समझिएगा। बाय इनकम 1, लेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लाख। बाय इनकम नंबर 2, लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है 20 लाख। बाय इनकम नंबर 3, लेट्स से 10 लाख। और यहाँ पर है 80 लाख। और इधर कुछ एक्सपेंसेस गिवन है। टू एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंसेस नंबर 3, एक्सपेंसेस नंबर 4। मैं कुछ अमाउंट लिख देता हूँ, 20 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख। तो ये हो जाता है हमारा 20, 30, 40। और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है लेट से 40 लाख। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी एसएससी है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ मिस्टर ए। मिस्टर ए का कोई बिजनेस है, चलिए मैं क्लोथ का बिजनेस मान लेता हूँ कि इनका क्लोथ का बिजनेस है। अब हमें देखना है कि हम इनकी पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। अब इसको आपको बहुत प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिए। लेट्स से मिस्टर ए आपके पास आते हैं और ही हैज़ अ क्लोथ बिजनेस, उनका एक कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर बेचते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो ही सेज दैट सर ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
जहाँ पर इनकी कुछ इनकम 1 लिखी हुई, इनकम 1 लेट्स से सेल्स हुई इनकी 50 लाख रुपीज़ की, ऐसी कुछ इनकम 2 है 20 लाख, इनकम 3 है 10 लाख। सो हम इनके क्रेडिट साइड में देखते हैं, इतना सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइडिया सबको होगा कि एक साइड में हमारा इनकम साइड होती है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस की साइड होती है, और फिर हमारा प्रॉफिट या लॉसेस निकलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी है। तो इनकम हमारी टोटल मिलाकर 80 लाख थी, एक्सपेंसेस 40 लाख थे, तो नेट प्रॉफिट हमारा 40 लाख आ रहा है। तो मिस्टर ए का ये कहना है कि सर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिविंग मी अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40 लाख और ये मेरी बिजनेस की इनकम है। बट हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बेस तो लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा हम ये कह नहीं सकते हैं कि 40 लाख ही आपकी बिजनेस की इनकम है, बिकॉज हम लोगों को सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 अप्लाई करने पड़ते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको बेस लेंगे, मतलब जो भी क्लाइंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा। अब देखिए, ज़्यादातर सब लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है, बट फिर भी लोग मेंटेन कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बन जाता है या फिर वो बनाते हैं अपना। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, बट फिर भी अगर वो फॉर एग्जांपल एक डायरी मेंटेन करता है, मान लेते हैं उनको अकाउंटिंग नहीं आती है, फिर भी मुझे बताइए, मैं आपको एक डायरी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ पेजेस दे देता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरी कितनी कितनी इनकम हुई है एक पेज पर, और दूसरे पेज पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे कितने कितने एक्सपेंसेस हुए हैं डेट वाइज करके। तो क्या आप मेरा P&L अकाउंट नहीं बना सकते? तो यू कैन मेक द P&L अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल बन जाता है, सिर्फ एक तरफ इनकम लिखिए, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस लिखिए। तो इसी तरीके से तो जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा। इनकेस अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ डेटा होगा, जिससे मिलके जिसको देखकर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। बट हमारा काम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का नहीं है। मैं प्रैक्टिकली समझा रहा था कि लोग अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको देंगे, यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट, जो उन लोगों का टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, या फिर P&L अकाउंट आप बना लेंगे, ठीक है। तो लेट्स से आपको P&L अकाउंट हमें मिल गया है, तो सबसे पहले हम इस बेस से शुरू करते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितना प्रॉफिट क्लाइंट बोल रहा है वही उसका PGBP इनकम है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एज्यूम कर रहे हैं कि जितना क्लाइंट ने प्रॉफिट अपना बताया वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। इससे शुरुआत करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के लिए हम लोग कंप्यूटेशन करके देख रहे हैं कि PGBP की इनकम कितनी होगी इनकी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डू इट स्टेप वाइज, हमें स्टेप वाइज करना होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जितना इनका प्रॉफिट शो हो रहा है इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसको आप बेस मानिए, ठीक है, वहां से शुरुआत करिए। दैट इज वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अभी आप सिर्फ देखिएगा, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको बोलूँगा जब लिखने के लिए, तब आप लिख सकते हैं, अभी आप सिर्फ देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से। जो P&L अकाउंट है उसी को मान लीजिए कि वही ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40 लाख। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम मान लेंगे कि इनकी इनकम 40 लाख, जो इनका नेट प्रॉफिट है P&L अकाउंट में, वही इनकी PGBP इनकम है। बट एक्चुअली ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमने इसके ऊपर सेक्शंस 28 से लेकर 44 की प्रोविजंस नहीं लगाए हैं। अब हम यहाँ पर प्रोविजन लगाना शुरू करेंगे। तो हमारा काम होगा कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना, इसको डीपली एनालाइज करना। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट लिख लीजिए, जो भी नेट प्रॉफिट है, ठीक है, कम या ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, क्लाइंट से आर्ग्यू मत कीजिए, क्वेश्चन से आर्ग्यू मत कीजिए, लिख लीजिए। स्टेप 2 होता है
एक्सपेंसेस को देखना, एक्सपेंसेस की स्कैनिंग करना, स्कैन करना। स्कैन का मतलब समझते हैं? स्कैन का मतलब होता है एक एक करके देखना, स्क्रीनिंग करना, इनकी चेक करना। तो हम फर्स्ट एक्सपेंस को देखते हैं कि एक्सपेंस 120 लाख का है। कोई भी एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल ये सैलरी होगा, परचेजेस होगा, कोई भी होगा, मैंने अभी सिर्फ इसका नाम रखा है एक्सपेंस 1। तो लेट्स से एक्सपेंस 1, हमें पता चलता है कि एक्सपेंस 1 तो सेक्शन 31 में कवर्ड होता है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए, हमारे सेक्शन 30 से लेकर 37 कौन से सेक्शंस होते हैं? 30 से लेकर 37 में कोई भी एक्सपेंस अगर आता है तो हम कहते हैं वो अलाउड एक्सपेंस है। अलाउ का मतलब क्या है? वो सही एक्सपेंस है। ठीक है, लिखा था ना आप लोगों ने यहाँ पर, ये देख लीजिए, सेक्शन 30 से लेकर 37 में आपने लिखा था एक्सपेंसेस अलाउड अंडर पीजीबीपी। ये एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। तो अभी तक ऑल्दो हम जानते नहीं है कि सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है, 31 में क्या लिखा हुआ है, करना है हमें, आज की क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम लोग। बट हम अभी तक इतना जान चुके हैं, ठीक है, राइट नाउ वी नो दिस, दैट इफ देयर इज एनी एक्सपेंस जो सेक्शन 30 से लेकर 37 में कवर्ड हो गया, तो दैट इज अ प्रॉपर एक्सपेंस, दैट इज अ गुड एक्सपेंस, दैट इज अ जेन्युइन एक्सपेंस। हम उसको मान लेते हैं कि वो सही है। ठीक है, तो मुझे प्लीज बताइएगा, एक्सपेंस 1 को देखकर लेट से हमें ये पता चल गया कि ये सेक्शन 31 में कवर्ड होता है। 31 मतलब 30 से लेकर 37 के बीच में आता है, तो हम बोलेंगे ये सही एक्सपेंस है। तो प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर असेसी ने, जो भी इस बिजनेस का ओनर है मिस्टर ए, उन्होंने ये एक्सपेंस लिखा है, क्या गलत एक्सपेंस लिखा है या सही लिखा? सही लिखा, क्योंकि सर सेक्शन 30 से लेकर 37 में कोई सेक्शन आता है 31, लेट से 31 में ये अलाउड एक्सपेंस है। तो आप क्या बोलोगे? सही एक्सपेंस लिखा है। क्या आप इसको कुछ करेंगे? क्या इसको मैं कुछ यहाँ पे टच करूँ, या बिल्कुल सही जगह पर लिखा हुआ है? ये सही जगह पर लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सही एक्सपेंस है ये। देखो, स्टेप 1 दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन कैसे करनी है। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट जो भी नेट प्रॉफिट है आपका वो लिख दीजिए, स्टेप 1। दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 है अपने एक्सपेंसेस की साइड को देखना, सारे एक्सपेंसेस की साइड को देखना। ये जो मेरी डेबिट साइड है, यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई गलत एक्सपेंस है। तो वो हमें कब पता चलता है? जब हम लोग 30 से लेकर 37 कवर कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मली बताता हुआ चलूँगा कि ये 31 में कवर्ड है, ये 30 में कवर्ड है, इस तरीके से। एक्सपेंस 1 को हमने चेक कर लिया और पता चला ये सही एक्सपेंस है। ठीक है, लिखा रहने दें इसको। एक्सपेंस 2 को जब हमने देखा तो हमें पता चला ये भी ठीक एक्सपेंस है, क्योंकि ये सेक्शन 36 में आता होगा। 36 क्या होता है अभी तक इतना नहीं पता कि 36 किस बारे में डील करता है, बट इतना पता है कि हाँ 30 से लेकर 37 एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, ये अलावेबल एक्सपेंसेस होते हैं, ये सही एक्सपेंसेस होते हैं, दीज आर करेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस नंबर 2 को देखकर पता चलता है कि बॉस ये तो एक्सपेंस सही नहीं है, ये एक्सपेंस सही है, 36 में था, ये एक्सपेंसेस सही है, 10 लाख को भी लिख देंगे हम लोग। एक्सपेंस नंबर 3 को जब हमने चेक किया तो पता चला इसके ऊपर सेक्शन 30 लगाया, नहीं लगा, 30 में कवर्ड नहीं होता। 31 लगाया, नहीं लगा। 32 लगाया, 32 लगाया, ये भी नहीं लगा। 33, 34, 35, 36, 37 कोई भी सेक्शन यहाँ पर आ नहीं रहा है। यानी कि इसको हमने जब देखा तो हमने सोचा कि क्या ये अलाउ हो सकता है सेक्शन 30, 31, 32 ये सब सेक्शन लगाकर, तो पता चला ये तो 30 से लेकर 37 के बीच में कहीं पर भी नहीं आता। तो प्लीज़ मुझे बताइए, जो 6 लाख का एक्सपेंस है, एक्सपेंस नंबर 3, इज दिस एन अलावेबल एक्सपेंस? क्या ये एक्सपेंस ठीक है या ये एक्सपेंस ठीक नहीं है? हम क्या बोलेंगे? ये ठीक नहीं है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर आप 30 सेक्शन 30 से 30 से लेकर 37 में आते हैं तो सही हैं। अगर आप के ऊपर 30 से लेकर 37 के कोई प्रोविज़न नहीं लगते तो आप ये एक्सपेंस सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 30 से लेकर 37 में आता था 31 कवर्ड, ठीक है। एक्सपेंस नंबर 2 ठीक है,
30 से लेकर 37 के बीच में 36 नंबर आता है, वहाँ पर ये कवर्ड था। ठीक है, अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ 31, 36, अभी मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि हाँ ये उस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर्ड है। वो सेक्शन एक्चुअली क्या कहता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अब धीरे धीरे बातें करेंगे। एक्सपेंस नंबर 3 पता चला कहीं पर भी नहीं आता, तो इस एक्सपेंस को आप बोलेंगे नहीं, ये एक्सपेंस आप नहीं लिख सकते। मिस्टर ए को बोलिए सर ये आपका एक्सपेंस गलत है, आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, ए बोलेंगे कि क्यों आप बोल रहे हैं गलत है, हम बोलेंगे सर ये आपका अलावेबल जो पीजीबीपी में एक्सपेंसेस होते हैं वो 30 से लेकर 37 तक कवर्ड होते हैं। ये एक्सपेंस आपका किसी भी सेक्शन में कवर्ड नहीं होता, तो ये एक्सपेंस आपका गलत है। जैसे ये पता चला ये एक्सपेंस गलत है तो हम यहाँ से इस एक्सपेंस को हटा देंगे। मुझे प्लीज़ बताइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अगर आप एक्सपेंसेस यहाँ से हटा देंगे तो आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर हमारे एक्सपेंसेस जैसे यहाँ से हटेगा तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, पक्का ना? क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट उतने कम। अब यहाँ से एक्सपेंस को आप यहाँ से निकाल रहे हैं बाहर कि ये एक्सपेंस ठीक नहीं है, तो जैसे ही आप बोलेंगे ये एक्सपेंस ठीक नहीं है आपका, ये खर्चा हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट उससे इंक्रीज हो जाएंगे, पक्का ना? 6 लाख को जैसे ही मैं यहाँ से हटाता हूँ तो आपके प्रॉफिट 40 लाख दिखाई देंगे, 46 हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो पता चला कि ये एक्सपेंस तो ठीक नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ठीक नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो पीजीबीपी की इनकम है क्या वो 40 लाख रहने वाली है या उसमें अब चेंजेस आ जाएंगे? उसमें चेंजेस आ जाएंगे। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये दोनों एक्सपेंसेस तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक लिखे थे, तो इसको तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी यहाँ से, बट इसकी वजह से यहाँ पर इशू बन गया। तो 6 लाख को आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। तो जब हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम बोलेंगे ऐड करिए। क्या ऐड करिए कि सर यहाँ पर हमने कोई एक्सपेंसेस अपने पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक्सपेंस अपना पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है जो कि एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, जो एक्सपेंस अलाउड नहीं है फिर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो हम अपनी कंप्यूटेशन में क्या करेंगे, हमें कंप्यूटेशन में लिखना होगा एक्सपेंस, कोई ऐसा एक्सपेंस है विच इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट है बट नॉट अलाउड, ये अलाउड एक्सपेंस नहीं है। अगर ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है तो आप इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए अपने प्रॉफिट में। 6 लाख से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एग्री हैं सब लोग? मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा इसको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इजी टॉपिक है सेक्शन 29, बट ये पीजीबीपी का बेस है। हम लोगों को अपने क्वेश्चन में, या हमारा जो क्लाइंट हमें देता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, डेटा देता है वो हमें, जिससे हम पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं और डायरेक्टली वो पीएनएल अकाउंट हमें दे देगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आपको पीएनएल अकाउंट दे देगा आपको। तो जब आप पीएनएल अकाउंट देखें तो जितना भी उस प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर लॉसेस के बारे में बताऊंगा मैं, बट लॉसेस होता तो क्या लिखते, बस ये 40 नेगेटिव हो जाता। अगर 40 लाख इधर लिखा होता, लॉस होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको यहाँ पे लिखते, बट कैसे लिखते? नेगेटिव की तरह। तो स्टेप 1 होता है हमारा कि जितना भी प्रॉफिट लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट लिख दीजिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। स्टेप 2 होता है अपने एक्सपेंसेस को चेक करना, सारे अपने एक्सपेंसेस को चेक करना, क्या वो सही एक्सपेंसेस हैं या अलावेबल नहीं है, गलत एक्सपेंसेस हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंस को हमने चेक किया, ये एक्सपेंस पता चला सही है, सेक्शन 31 जो भी कुछ होता होगा 31, बट इतना पता है कि अलावेबल का होता है, अलाव एक्सपेंसेस है, ये पता चला ये सही एक्सपेंस है। सेकेंड एक्सपेंस पता चला ये भी सही है, सेक्शन 36 में कवर्ड होता है। 36 कौन से एक्सपेंस को अलाउ करता है? करता होगा किसी को, बट इतना पता है हाँ अलावेबल का सेक्शन है, 36 में भी अलाउड है।
थर्ड सेक्शन पता चला कि ये एक्सपेंस तो अलाउड ही नहीं है, 30 से लेकर 37 में ये कवर्ड नहीं होता, ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। तो इसको भी हमने क्या करा, ऐड कर लिया। एक्सपेंस नंबर 4, एक्सपेंस नंबर 4 के बारे में पता चलता है कि ये एक्सपेंस सेक्शन 37 में कवर्ड होता है। 37 मतलब अलावेबल एक्सपेंस है। मुझे बताइए, अगर ये अलावेबल एक्सपेंस है तो क्या इसको कुछ करें या बिल्कुल सही एक्सपेंस है? ये सही है तो, और हमने यहाँ पे लिख भी रखा है तो हम इसको यहाँ पे लिखा रहने देंगे। पक्का पता चल गया, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे चारों एक्सपेंसेस को हमने चेक किया, जिसमें से 3 एक्सपेंसेस ठीक निकले और ये एक्सपेंसेस गलत निकला, इसको हमने ऐड कर लिया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 क्या होता है, अपने प्रॉफिट को एज इट इज लिख लेना, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या होता है, अपने एक्सपेंसेस को चेक करना, क्या ये एक्सपेंसेस हमारे 30 से लेकर 37 में कवर्ड है या नहीं है। अगर कवर्ड है तो बिल्कुल सही जगह पर लिखे हुए हैं, उनको कुछ ना करें, उनको कोई टच ना करें, उनको छेड़े नहीं। अगर कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जो 30 से लेकर 37 में कवर्ड नहीं है तो उसको यहाँ से हटा दें, और जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया। मैं यहाँ पर क्लियर हूँ यहाँ तक? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कहता है कि अपनी इनकम की साइड को चेक कीजिए, अपनी इनकम की साइड को स्कैन कीजिए। तो जब हम अपने स्टेप 1 क्या था, प्रॉफिट लिखना, स्टेप 2 क्या था, एक्सपेंसेस साइड देखना, स्टेप 3 है अपनी इनकम की साइड को देखना। पता चला कि जो इनकम 1 एक एक करके, जैसे हमने एक्सपेंस को एक एक करके देखा था, सिमिलर अपनी इनकम को भी हम एक एक करके चेक करेंगे। तो पता चला ये जो इनकम यहाँ पे लिखी हुई है वो सेक्शन 28 में कवर्ड होती है, 28 में कवर्ड होती है। 28 का मतलब क्या होता है, पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है, पीजीबीपी की इनकम है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पीजीबीपी की इनकम है, जैसे यहाँ पे सेल्स लिखा है, तो सेल्स क्या होती है, हमारे इनकम आ रही है पीजीबीपी से, तो ये बिल्कुल सही जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये इनकम की साइड देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने कोई इनकम लिखी है जो पीजीबीपी की इनकम होती है तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने, ठीक है। तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल सही जगह पर लिखी हुई है। लेट्स से इनकम नंबर 2 आपने देखी और पता चला ये तो सेक्शन 28 इसको कवर ही नहीं करता, 28 इसको कवर नहीं करता, मतलब ये बिजनेस इनकम नहीं है। इनकम तो लिखी हुई है आपने, बट इसको 28 सेक्शन कवर्ड नहीं करता, बिजनेस इनकम नहीं है। देखो आप लोग क्या कंप्यूट कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो पीजीबीपी। आर यू कंप्यूटिंग हाउस प्रॉपर्टी? नो। आर यू कंप्यूटिंग कैपिटल गेन? नो। आर यू कंप्यूटिंग योर सैलरी? नो। आर यू कंप्यूटिंग आईएफओएस? नो। हम लोग सिर्फ क्या कंप्यूट कर रहे हैं, पीजीबीपी। तो सिर्फ मुझे कौन सी इनकम चाहिए, पीजीबीपी की। मान लेते हैं जो इनकम 2 थी ना, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ तो मान लेते हैं ये थी रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब मुझे बताइए रेंट ऑफ बिल्डिंग कौन सी इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की। और आपने इसको कहाँ पर लिखा हुआ है, पीएनएल अकाउंट में। मिस्टर इसको कहाँ पर लिख कर लेकर आ गए, पीएनएल अकाउंट में। वो कहते हैं ये मेरा बिजनेस की इनकम है। पर प्लीज़ बताइए रेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इनका कोई बिजनेस था क्लोथ का, और अगर इन्होंने कोई बिल्डिंग किराए पर दी हुई है तो वो कौन सी इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की। मतलब इसको कौन सा सेक्शन कवर कर रहा होगा, लेट से इसको कवर कर रहा होगा सेक्शन 22, मतलब हाउस प्रॉपर्टी। या फिर हो सकता है इसको कवर कर रहा होगा सेक्शन 15। सेक्शन 15 मतलब सैलरी। ये कहीं पे जॉब करते हैं और उन्होंने वो इनकम भी यहाँ पर लिख दी। तो प्लीज़ बताइए, इफ़ यू आर कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी, अगर आप पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हैं, पीजीबीपी इज अ डिफरेंट हेड। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस इज अ डिफरेंट हेड। हम अभी वो चारों हेड कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंसर्न विद पीजीबीपी। तो अगर यहाँ पर आपको इनकम की साइड में कोई ऐसी इनकम मिल जाए जो इनकम दूसरे हेड की होती है, दूसरे हेड का मतलब होता है इनकेस वो कवर्ड है सैलरी में 15, 22, हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर कैपिटल गेन में। ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक्शंस लिख रहा हूँ, चार्जिंग सेक्शन ऑफ अदर हेड्स। 45 कैपिटल गेन या 56 आईएफओएस। देखिए अगर क्लाइंट आपके पास आया
और वो कहता है कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसने यहाँ पर काफ़ी सारी इनकम लिख कर वो लेकर आया है, और वो ये कहता है कि ये इनकम भी मेरी पीजीबीपी है। तो आप बोलोगे नहीं सर, ये आपकी इनकम पीजीबीपी नहीं है, ये आप गलत रूम में आ गए हैं, पीजीबीपी के रूम से इसको बाहर निकालिए, बिकॉज इसके लिए तो सैलरी का सेक्शन 15 में, अगर फॉर एग्जांपल ये इनकम 15 में आती है तो आप इसको बोलोगे कि इसको सेक्शन 15 में ले जाइए, दूसरे रूम में ले जाइए, पीजीबीपी इज नॉट द करेक्ट रूम। सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी में ले जाइए सर। अगर वो 45 में आता है कैपिटल गेन की इनकम, अगर वो कैपिटल गेन की इनकम यहाँ पर लिख कर ले आया, बिकॉज आप लोग क्या कंप्यूट कर रहे हो, यू आर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, हम लोग तो पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हैं। और देखिए आपने क्या बेस लिया था, 40 लाख, आपने ये वाला 40 लाख बेस लिया था। 40 लाख कैसे आया होगा, ये सब चीज़ कंसिडर की गई होंगी, ये एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे, तब 40 लाख आया था। जब आपने ये सारी चीज़ें कंसिडर कर ली, बट इसमें तो दूसरे हेड की भी इनकम है, तो उसको यहाँ से हटा दीजिएगा पक्का। तो आपने अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी इनकम लिखी है जो किसी दूसरे हेड में आती है, तो प्लीज़ उसको वहाँ से हटा दीजिए, बिकॉज राइट नाउ वी आर कंसर्न ओनली विद पीजीबीपी। क्लियर हो गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप वाइज ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को, जिससे कि आपको ये चीज़ से दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि आपको पीजीबीपी कंप्यूट कैसे करना है। स्टेप 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए। स्टेप 1, जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे लिख लीजिए। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव प्रॉफिट, नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लिख दीजिएगा। स्टेप 2, एक्सपेंसेस देखिए, क्या जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे हैं क्या वो प्रॉपर एक्सपेंसेस हैं, करेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 30 से लेकर 37 में कवर्ड हैं, या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो 30 से लेकर 37 में नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4 एक्सपेंस लिखे थे, जिसमें से ये थर्ड एक्सपेंस सही नहीं था, तो हमने इसको यहाँ से हटाया। हमने जैसे ही इसको यहाँ से पुल बैक किया तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस हटे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐड एक्सपेंसेस विच इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। डेबिट कर रखा था पीएनएल अकाउंट में, बट नॉट अलाउड, सर इसको डेबिट करना अलाउड नहीं है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, अपनी इनकम को देखना। तो जो इनकम सेक्शन 28 में आती है वो तो सही है, पीजीबीपी की इनकम है, बट जो सेक्शन किसी दूसरे हेड में जाता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसको यहाँ से हटा दें 20 लाख को। मुझे बताइए आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे ही इसको यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी इनकम लिखी थी, आपने एक इनकम को यहाँ से हटा दिया, बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, यू आर कंप्यूटिंग पीजीबीपी पक्का। और ये तो दूसरे हेड में आती है, इसको यहाँ से हटाइए। सर आप गलत रूम में आ गए हैं, दूसरे रूम में जाइए। ठीक है, हम जैसे ही इसको यहाँ से हटाएंगे हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? लेस। कंप्यूटेशन में हम लेस करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए, इसी तरीके से आप मेरे लिए स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या थी? एक्सपेंसेस विच इज़ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये क्या है? ये एक्सपेंस है या ये इनकम है? दिस इज इनकम। आप लोग क्या बोलेंगे? इनकम, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर रखी है, बट कवर्ड अंडर अदर हेड्स। ये दूसरे हेड की इनकम है, कवर्ड अंडर अदर हेड। तो आप इस 20 लाख को यहाँ पर ऐड बैक कर दें पक्का। ये 6 लाख को सॉरी लेस करेंगे, 20 लाख को यहाँ से लेस लिखा है ना, यहाँ से लेस करेंगे आप। ठीक है, ऐड बैक किसको करते हैं? एक्सपेंसेस को। जो एक्सपेंस अलाउड नहीं होता उसको ऐड बैक करते हैं। जो इनकम हमारे पीजीबी में कवर्ड नहीं है उसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये कहाँ पर कवर्ड थी? अदर हेड में। ठीक है, तो अभी हमारा थर्ड स्टेप पूरा नहीं हुआ है, मुझे अपने इनकम के साइड को देखना है एक एक करके। तो हमने फर्स्ट इनकम देखी 28 के अंदर आती थी, सेक्शन 28 के अंदर, मतलब चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, ये सही है। ये इनकम तो पीजीबीपी की है, बट ये इनकम दूसरे हेड की थी, इसलिए आपने यहाँ से इसको हटा दिया। इनकम 3 को चेक कीजिए। इनकम 3 को चेक करके पता चला कि ये ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है। हो सकता है कि, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आप लोग टैक्स जानते हैं, असेसी शायद टैक्स नहीं जानता होगा, जो आपके पास क्लाइंट आया होगा शायद उसको आइडिया नहीं होगा,
उसने क्या हुआ, अपनी सारी इनकम को अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम जानते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, आपको याद है सेक्शन कौन सा होता है एग्जेम्प्ट इनकम का? सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील करता है एग्जेम्प्ट इनकम से। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी इनकम यहाँ पर हमने लिख रखी है जो एग्जेम्प्ट इनकम है, तो प्लीज़ बताइए क्या इसको पीजीबीपी में आना है या दूसरे रूम में जाना है? दूसरे रूम में जाना है। एक्चुअली इसको दूसरे रूम में भी नहीं जाना है, इसको तो बिल्डिंग से बाहर निकलना है। बिल्डिंग से बाहर क्यों? क्योंकि ऐसी इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते। ऐसी इनकम को मैंने बोला था ऊपर जो दूसरे हेड में जानी थी, मतलब ये दूसरे रूम में जानी है, बट इसको तो आप पूरा बाहर निकालिए, आप इसको बोलिए कि आप बिल्डिंग से बाहर जाइए, बिकॉज आपके ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगना है, इसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगना है। इसको यहाँ से हटा दीजिए। इसको भी क्या करेंगे? लेस। क्या लिखेंगे? इनकम क्रेडिट है पीएनएल अकाउंट में बट नॉट कवर्ड अंडर 28 में कवर्ड नहीं होती, या फिर दूसरे हेड में कवर्ड होती है तब भी आपने हटाया, या फिर एग्जेम्प्ट होती है। इसी में ऐड करना चाहूँगा, इसमें एग्जेम्प्ट है, या फिर कवर्ड अंडर अदर हेड, या दूसरे हेड में आती है, या फिर एग्जेम्प्ट इनकम है। इसको यहाँ से हटा दीजिए। कितना था? 10 लाख। मैं यहाँ पर इसको भी लेस करना चाहूँगा। सबको समझ में आ रही है ये बात? प्लीज़ देखिए। अच्छा, इसको ऐड करके अभी ऐड ना करें, बट फिर भी कितना आ रहा है? 40 लाख प्लस 6 लाख 46 माइनस 20 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 46 माइनस 30, 16 लाख की हमारी पीजीबीपी की इनकम बनेगी। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा आपको। अब प्लीज़ 1 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, ऑल्दो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और नॉर्मल एक लेमैन की तरह समझते हैं। मुझे प्लीज़ बताइए, ये आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है अपने क्लाइंट की तरफ से, या अपने क्वेश्चन में, ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, जो शो हो रहा है, वो 40 लाख हो रहा है। जब आपने इस 40 लाख को देखा, आपने देखा कि यहाँ पर ये 20 लाख की ऐसी इनकम है जो बिजनेस की इनकम नहीं है, और आपने ये 10 लाख की इनकम को देखा कि ये एक ऐसी इनकम है जो ऑल्दो इनकम तो है बट पीजीबीपी की नहीं है, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब आपने का जब ये पीएनएल अकाउंट आपको मिला तो यहाँ पर 30 लाख की ऐसी इनकम लिखी थी जो पीजीबीपी में नहीं आती। तो प्लीज़ बताइए, इसको हटाएंगे ना यहाँ से, तो आपका जो प्रॉफिट 40 लाख दिख रहा था, उसमें ये 30 लाख भी इंक्लूडेड था, पक्का ना? 50 प्लस 20 प्लस 10 80 माइनस इतने एक्सपेंसेस करके फिर 40 आया था। तो मैं इस दोनों इनकम को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? सिर्फ 40 था, बट यहाँ पर 40 था, बट यहाँ पर 30 लाख को यहाँ से मैंने हटा दिया, तो ये प्रॉफिट मुझे दिखाई देगा 10 लाख, पक्का। और आपने इतने सारे एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, बट इसमें से पता चला ये एक्सपेंसेस सही नहीं था, ये एक्सपेंस गलत था, तो यहाँ से एक्सपेंस भी हटाएंगे। तो जैसे ही आपने एक्सपेंस हटाया, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10 से सीधा कितनी हो जाएगी? 16 लाख। तो ये देखिएगा, हमारा यहाँ पर पीजीबीपी की इनकम 16 लाख ही आ रही है। बट अभी हमारी कंपटीशन ख़त्म नहीं हुई है। सब लोग प्लीज़ समझ गए? मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा। स्टेप 1, प्रॉफिट लिख लीजिए जितना भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिए, यहाँ पे नेगेटिव लॉस आ रहा होगा तो लॉस लिखिए, करके दिखाइए। स्टेप 2, अपने एक्सपेंसेस की साइड देखिए कि क्या आपके एक्सपेंसेस सही हैं, 30 से लेकर 37 में कवर्ड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं कोई भी एक्सपेंस, तो उसको ऐड बैक कीजिए। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट अलाउड, 30 से 37 में अलाउड नहीं होते। अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम है, थर्ड स्टेप, अगर कोई ऐसी इनकम है जो 28 में आती है तो वो सही है, बट अगर कोई इनकम 28 में नहीं आती, किसी दूसरे सेक्शन में आती है, किसी दूसरे हेड में आती है, तो उसको यहाँ से हटाइए, दूसरे रूम में ले जाइए, ठीक है। उसको हम दूसरे रूम में ट्रीटमेंट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के रूम में सेक्शन 20 से लेकर 27 के प्रोविजंस लगाएंगे। सैलरी में जा रहा है तो 15, 16, 17 के प्रोविजंस लगाएंगे। या फिर कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, उसको भी यहाँ से हटाइए, दूसरे रूम में या बिल्डिंग से बाहर, इसको बिल्डिंग से बाहर ले जाइए। समझ में आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ? ओके। क्या अब हमारा ये पीजीबीपी आ गया 16 लाख? लग तो रहा है आ गया, बट आप लोग बताइए, कभी कभी
असेसी अपनी सारी चीज़ें पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखता, सारी चीज़ें पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखता। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे बोला, अपने क्लाइंट से बोला कि ये तो आपका पीएनएल अकाउंट है, जरा अपनी बैंक की पासबुक और दिखा दो, बैंक स्टेटमेंट और दिखा दीजिए, बैंक की स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सब लोग समझते हैं, जितने भी इनके बैंक में ट्रांजेक्शन्स हुई होगी वो वहाँ पर शो हो रही होगी। तो जब आपने इनकी बैंक की स्टेटमेंट देखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने देख लिया, अब नाउ यू आर सीइंग अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर आपको आपके एग्जाम में कैसे मिलेगा, आपको क्वेश्चंस में कैसे मिलेगा, आपके इस पीएनएल अकाउंट के नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये अदर इन्फॉर्मेशन का प्रैक्टिकली, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा जो समझना चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। जैसे कि मैंने उसकी फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी, और उसकी बैंक स्टेटमेंट में मुझे पता चला एक जगह पर 15 लाख रुपीज़ उसके बैंक में आए थे, 15 लाख रुपए आए थे। उसके अदर इन्फॉर्मेशन में पता चला रुपीज़ 15 लाख उसकी बैंक में आए थे, उसकी बैंक अकाउंट में। यहाँ पर कहीं पे शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं हो रहा था, बट उसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपीज़ थे। और मैंने उससे पूछा कि ये 15 लाख रुपीज़ किस चीज़ के पैसे आए हैं आपके पास? तो वो कहता है कि सर ये ना मुझे नॉन कॉम्पिटिंग फीस मिली थी, नॉन कॉम्पिटिंग फीस, बिजनेस एक्टिविटी ना करने के कुछ पैसे मिले थे मुझे कहीं से, 15 लाख रुपीज़। अब हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं सेक्शन 28 में जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन सी इनकम हमारी बिजनेस इनकम होती है। तो हमने वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। नॉन कॉम्पिटिंग फीस भी तो हमारी बिजनेस इनकम ही होती है। तो प्लीज़ मुझे बताइए, दिस इज कवर्ड, दिस 15 लाख इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28, ये सेक्शन 28 में आती है। और क्या इस 15 लाख को कभी भी हमने यहाँ पर शो किया? द आंसर इज नो। ये तो किसी दूसरी डॉक्यूमेंट में बैठी हुई थी, किसी दूसरी इंफॉर्मेशन में बनती। आपको एग्जाम में इसको अदर इंफॉर्मेशन में चीज़ें मिलेंगी। तो आपको पता चला कि ये 15 लाख तो हमारी सेक्शन 28 मतलब पीजीबीबी में आनी चाहिए, और आपने इसको यहाँ पर लिख नहीं रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 15 लाख को यहाँ पर लिखेंगे, पक्का। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 होता है अदर इंफॉर्मेशन चेक करना, अपनी अदर इंफॉर्मेशन देखना। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखना। आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकली क्वेश्चन के नीचे ही गिवन होता है अदर इंफॉर्मेशन। तो आप इस 15 लाख को यहाँ पर कंसिडर कीजिए अपनी कंप्यूटेशन में। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, पक्का ना, ऐड करें। क्या लिखें? इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। क्या पीएनएल अकाउंट का पार्ट थी ये 15 लाख? द आंसर इज नो। इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं थी, बट कवर्ड अंडर सेक्शन 28, बट ये 28 में कवर्ड थी। तो इस 15 लाख को आप यहाँ पर इसका पार्ट बनाइए, इससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे 15 लाख। इसको अपनी इनकम का पार्ट बना लीजिए। सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं बिल्कुल हाई लेवल पर अभी बातें कर रहा हूँ। हाई लेवल का मतलब है ऊपर ऊपर से मैं बातें कर रहा हूँ इस समय, कि हम अपनी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट करूँ, 4 स्टेप्स मैंने बताए, 4 ही स्टेप्स हैं बस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नेट अप। 3 स्टेप जो शुरू के ना, जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। 4th स्टेप होता है अदर इन्फॉर्मेशन का। तो हमारे फर्स्ट स्टेप था नेट प्रॉफिट एज इट इज लिख लेना अपने पीएनएल अकाउंट से। स्टेप 2 था अपने एक्सपेंसेस को चेक करना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपने सही लिखे हैं, कौन से गलत लिखे हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस गलत लिखा है तो वहाँ से इसको हटा देंगे। जैसे ही एक्सपेंस हटेगा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ऐड करा, आप स्टेटमेंट देखिए मैंने कैसे लिखा है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। एक्सपेंस हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा था, बट अलाउड नहीं है सर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सपेंस। 30 से लेकर 37 में नहीं आता है, इसलिए आपने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसमें से लेस किया। अपने स्टेप 3 में अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो दूसरे हेड में जाती है, या फिर बिल्डिंग से बाहर निकलना है इसको, तो अपने पीजीबीपी का पार्ट तो नहीं है ना वो, तो उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। तो
तो आपने लिखा इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट है ऐसी इनकम, बट कवर्ड अंडर अदर हेड, ये दूसरे हेड में आती है सर, इसको अलग ले जाइए, या फिर एग्जेम्प्ट है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो आपने इनको यहाँ से इनकम को हटा दिया। 3 स्टेप्स तो पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड है। 4th स्टेप है अपनी इन्फॉर्मेशन देखना। कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि हमेशा इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा इनकम की बातें करेगी, वो एक्सपेंसेस की भी बातें करेगी। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो आपको अपने इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी इनकम मिली जो सेक्शन 28 का पार्ट होती है। 28 का मतलब पीजीबीपी का पार्ट होती है, बट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं था, वो कहीं पर भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं था, बट आपने कहा कि ये इनकम तो पीजीबीपी की होती है। सेक्शन 28 में हमने पढ़ा है कि ऐसी इनकम तो पीजीबीपी की होती है, तो ऐसी इनकम को यहाँ पे पार्ट बना लीजिएगा। क्या लिखा मैंने? इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट कवर्ड अंडर सेक्शन 28। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो आप स्टेटमेंट्स लिखवा रहे हैं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, तो सर क्या ऐसे ही लिखना है एग्जाम में? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना है। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट से थोड़ा सा रूबरू करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रूबरू का मतलब है इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आगे की क्लासेस में कुछ जब इलस्ट्रेशंस करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको, ये स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, ठीक है। एग्ज़ाम में भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, बट मैं आपको एक अभी बिल्कुल एक तरीके से थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटेशन की, ठीक है। अच्छा, एक और सेक्शन होता है, देखो पहले मुझे बताओ पीजीबीपी में कौन से, कहाँ से लेकर कहाँ तक सेक्शन आते हैं? 28 से लेकर 44 तक सेक्शंस आते हैं। 28 कौन सा सेक्शन होता है? 28 सर ये इनकम का सेक्शन होता है, पीजीबीपी की इनकम होती है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। बिल्कुल 28 जैसा ही एक और सेक्शन है पीजीबीपी के अंदर ही आता है, सेक्शन 41। देखो 28 और 44 के बीच में आ रहा है कहीं पर 41, ये भी पीजीबीपी का ही होगा। सेक्शन 41 होता है डीम्ड पीजीबीपी इनकम। डीम्ड पीजीबीपी थोड़ा मुझे आगे बताना था, बट मैं अभी फ़िलहाल ये सेक्शन का नाम बताकर आगे चल दूंगा, ठीक है। बातें करेंगे हम लोग सेक्शन 41 की भी, बट फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ इतना बताना है, दिस इज़ डीम्ड पीजीबीपी। मतलब जब हम 41 करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि ये भी पीजीबीपी की इनकम ही मानी जाती है। डीम्ड मतलब क्या? मानी जाती है। कौन कौन सी इनकम मानी जाएंगी थोड़ा सा हम आगे पढ़ लें, फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट येस, 28 जैसा ही, 28 तो सीधा सीधा पीजीबीपी की इनकम होती है, बट 41 भी मानी जाती है पीजीबीपी की इनकम है। तो इसको भी हमें 41 को भी कहाँ पे लिखना चाहिए? पीजीबीपी में ही। तो लेट से अगर ये 15 लाख की कोई ऐसी इनकम होती जो 28 में तो कवर्ड नहीं थी, 41 में कवर्ड थी। 41 का मतलब क्या होता है? पीजीबीपी ही जैसी मानी जाती है इसको। तो इसको भी कहीं और ले जाना है, या इसको भी पीजीबीपी का पार्ट है, ये भी पीजीबीपी का पार्ट है। यानी कि कुल मिला के पीजीबीपी में 2 तरह की इनकम होती हैं, एक तो 28 जो डायरेक्ट इनकम है पीजीबीपी की, और एक 41 जो इनडायरेक्टली पीजीबीपी ही माना जाता है, डीम्ड पीजीबीपी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँगा, अगर आपको कोई 28 की इनकम मिले जो सेक्शन 28 में कवर्ड है, वो भी पीजीबीपी, और अगर कोई ऐसी इनकम मिले जो 41 में कवर्ड है, वो भी पीजीबीपी है, डीम्ड बिजनेस इनकम माना जाता है। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल ये 15 लाख जो इनकम है ना, अगर ये सेक्शन 41 की होती तो भी मैं इसको यहाँ पर लिखता, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पीजीबीपी। तो देखो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं है, बट कवर्ड अंडर 28 में है तो भी यहाँ पर लेकर आइए, या फिर ओब्लिक सेक्शन 41 में भी कवर्ड है ना, तो भी यहाँ पर ही लेकर आइए। 41 वाली इनकम भी बिजनेस इनकम होती है। कौन कौन सी इनकम आती है 41 में, वो मुझे अभी नहीं बताना, हाँ डिस्कस करूँगा, अच्छे से डिस्कस करूँगा पीजीबीपी में, बट सिर्फ अभी नाम हेडिंग बता रहा हूँ। 41 होती है डीम्ड पीजीबीपी, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी क्लाइंट की, और या फिर अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखी और इसको आपने बिजनेस इनकम बना दिया, क्योंकि 28 में आ रही थी या 41 में आ रही थी। क्लाइंट कहता है अरे ये तो मेरी इनकम बन गई। क्लाइंट ना फिर आपको ना कुछ बिल दिखाता है,
फॉर एग्जाम्पल कुछ और खर्चे, उसने कहा सर ना मेरे ना कुछ और खर्चे हुए थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि वो उसने एक इनकम उसकी हुई थी जो उसने अपने P&L अकाउंट में नहीं लिखी, इसी तरह उसके कोई एक्सपेंसेस भी थे जो उसने यहाँ पर नहीं लिख रखे थे। आपने बोला बिल दिखाइए, तो उसने एक बिल दिखाला अपने बैग से, फॉर एग्जाम्पल उसने एक बिल, मैं बहुत प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, लेट से उसने अपने बैग से एक बिल निकाला और मान लेते हैं वो 4 लाख रुपीस का खर्चा था, कोई 4 लाख रुपीस का बिल था, उसने अपने बिजनेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए किया था। आपने उसका 4 लाख का जब वो बिल देखा, ठीक है, दैट वाज एन एक्सपेंस, किसी एक्सपेंस का बिल था वो, तो आपने इसके ऊपर सेक्शन 30 से लेकर 37 अप्लाई करा, 30, 31, 32, 37 तक अप्लाई करा आपने इसके ऊपर, बट वो किसी ने कोई भी सेक्शन उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। याद है 30 से लेकर 37 क्या होता है? 30 से लेकर 37 होता है एक्सपेंसेस अलाउड। तो वो जो 4 लाख का बिल था उसके ऊपर वो सेक्शन 30 से लेकर 37 में कहीं पर भी कवर्ड नहीं होता था। तो आपने बोला नहीं नहीं सर, ये आपका बिल बेकार है, ये हमारे लिए करेक्ट बिल नहीं है, सही बिल नहीं है, 4 लाख का खर्चा हम आपका नहीं मानेंगे, तो छोड़ो। अच्छा हुआ है आपने यहाँ पे नहीं लिखा, उसने यहाँ पे लिखा भी नहीं था, और ये वाला 4 लाख नहीं, मैं नॉर्मल दूसरा 4 लाख लिया है, ठीक है। तो उसने एक खर्चा था जो उसने किया था, बट उसने वो यहाँ पर लिखा भी नहीं था और उसको लिखना भी नहीं चाहिए था। अच्छा किया उसने, आपने कहा उसको कि बॉस आपने अच्छा किया कि आपने उसको यहाँ पर नहीं लिखा, बिकॉज दैट इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंस, वो अलावेबल एक्सपेंस नहीं है। उसने कहा ठीक है। उसने फिर ना आपको एक और बिल निकाला, ठीक है, उसके बैग में एक और बिल था, उसने आपको एक और बिल निकाल के दिया। लेट से वो बिल था 3 लाख रुपए का, ठीक है, 3 लाख का वो बिल था। जब आपने इस बिल को देखा, उसने कहा सर ये मैंने एक और खर्चा किया है बट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है इसको। बट जब आपने इस बिल को देखा तो आपको पता चला कि ये एक्सपेंस तो 37 में अलाउ होना चाहिए, मतलब 37 में कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड हो रहा था, 37 इसके ऊपर लग रहा था। 37 क्या कहता है, ठीक है, वो कोई भी एक्सपेंस कहता होगा, बट इतना हमें पता है कि 37, 30, 31, 32, 33, 34, 37 तक एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो सब अलावेबल एक्सपेंस होते हैं, करेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सही एक्सपेंस होते हैं वो। तो प्लीज़ मुझे बताइए 3 लाख का एक सही एक्सपेंस था, लिखना चाहिए उसको, और उसने नहीं लिख रखा। अब प्लीज़ बताइए, आप उस कंप्यूटेशन जब आप पीजीबीपी कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? सर 3 लाख का तो सही एक्सपेंस है, उसको आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे पक्का। क्या वो आपको अपने P&L अकाउंट से मिला या इन्फॉर्मेशन से मिला? वो इन्फॉर्मेशन से मिला। तो आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे लेस, पक्का ना? वो एक्सपेंस ले लेंगे, एक्सपेंस लेंगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका टैक्स कम आपको देना पड़ेगा। तो आप लेस करेंगे। मुझे बता सकते हैं, स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है, इनकम है या वो एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, नॉट क्रेडिटेड या डेबिटेड? डेबिटेड। ऑल्दो आपको स्टेटमेंट्स ऐसी एग्जाम में नहीं लिखनी है, बट स्टिल अभी कोशिश कीजिए बनाने की। एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट अलाउड, बट अलाउड था ऐसा खर्चा। कौन से सेक्शन में? जो भी सेक्शन होता होगा वो वहाँ पर लिख देंगे, अभी फ़िलहाल के लिए लिख लेते हैं 30 से लेकर 37 में वो अलाउड था, कहीं ना कहीं सेक्शन में वो अलाउड था, इसलिए आप उसको एक्सपेंस को लिख लेंगे। और 3 लाख क्या करेंगे? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि दैट इज़ एन अलावेबल एक्सपेंस, वो खर्चा लिखना चाहिए, जेन्युइन खर्चा है आपका। इस तरीके से आपकी ये पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। तो कितना आया ये हमारे पास? 28 लाख। तो 28 लाख आपकी पीजीबीपी की इनकम हो गई है। मैं एक बार और चेक कर लूं। हाँ जी, 28 लाख, दिस इज योर पीजीबीपी इनकम। इसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, दिस इज सेक्शन 29। अब आप इसको कॉपी करेंगे, सिर्फ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहें तो सिर्फ इतना कॉपी कर लें। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट दिस थिंग, इतना आपको लिखना होगा, ठीक है।
मैं इसको कहीं और ले जाऊं? ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। इतना लिखिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज योर स्टेप 1। ये स्टेप 1 था, नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट लिखना। स्टेप 2, अपने एक्सपेंसेस को देखना। स्टेप 3, अपनी इनकम को देखना। स्टेप 4, अपनी इंफॉर्मेशन को देखना। दिस इज एक्सपेंसेस को चेक करना, दिस इज इनकम को चेक करना, दिस इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। पॉज द वीडियो राइट हेयर और जल्दी से ये नोट डाउन करें। सो आई बिलीव आपने ये लिख लिया होगा। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। So this is the question. First I am reading it, then you can pause the video and you can note it down. लिखा हुआ है कि P&L अकाउंट दिया हुआ है मिस्टर एक्स का। क्रेडिट साइड में देखें तो सेल्स है 30 लाख। 30 लाख की सेल्स हुई है। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28। बिजनेस की ये इनकम आ रही है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आपको पता है। तो दिस इज सेक्शन 28। रेंट ऑफ बिल्डिंग 10 लाख रुपीज़। रेंट ऑफ बिल्डिंग आप लोगों को समझते हैं, दिस इज आर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो ये दूसरे हेड में कवर्ड है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ समझिएगा अभी, देन यू कैन कॉपी इट डाउन। थर्ड, जो 5 लाख की इनकम है, दिस इज नॉन कॉम्पिटिंग फीस। ये हमारी नॉन कॉम्पिटिंग फीस है। यू अंडरस्टैंड, नॉन कॉम्पिटिंग फीस सेक्शन 28 में कवर्ड होती है। तो सेल्स भी सेक्शन 28 में है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस भी सेक्शन 28 में। ये दोनों तो ठीक इनकम है, बट हाँ, रेंट ऑफ बिल्डिंग 10 लाख रुपीज़ ये यहाँ से निकाली जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, सेक्शन 10 इसको कवर करता है। तो इसको सेक्शन 10 कवर करता है। ये इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी की होती है। ये दोनों ही इनकम पीजीबीपी कंप्यूट करते समय आप यहाँ से लेस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम अपनी एक्सपेंसेस देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंस 1। मैंने अभी एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखा है, जैसे परचेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट वगैरह, क्योंकि अभी हम ये सेक्शन 30 से लेकर 37 जब एक बार जान जाएंगे तब मैं आपको एक्सपेंसेस के नाम भी लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से लिखना शुरू कर दूंगा मैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपेंस 1, 2, 3 करके ही मैंने लिखा है। तो एक्सपेंस 1 है 4 लाख रुपीज़ का। क्या अलाउड होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 30। तो इसके ऊपर सेक्शन 30 के प्रोविजंस लगते हैं। तो आपको पता है कि सेक्शन 30 से लेकर 37 आर द एक्सपेंसेस विच आर अलाउड अंडर पीजीबीपी। तो ये एक अलावेबल एक्सपेंस है, ये करेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम ठीक मानेंगे। एक्सपेंस नंबर 2 सेक्शन 36 में कवर्ड है। तो अगेन वी अंडरस्टैंड, कोई भी एक्सपेंस सेक्शन 30 से लेकर 37 में अगर वो आता है तो इट इज़ एन अलावेबल एक्सपेंस। तो 10 लाख का भी एक्सपेंस ठीक है। एक्सपेंस नंबर 3 सेक्शन 32 में कवर्ड है, ये भी एक्सपेंस ठीक रहेगा, पक्का ना। 6 लाख का भी एक्सपेंस ठीक है। एक्सपेंस नंबर 4 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। सेक्शन 30 में आता है, 31 में आता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और आगे मैंने दिया भी हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये सेक्शन 30 से लेकर 37 में कवर्ड नहीं होता। सो इस एक्सपेंस को हम यहाँ से हटा देंगे, और जैसे ही एक्सपेंस हटेगा तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, पक्का। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो 8 लाख का एक्सपेंस हमारा यहाँ से हटेगा। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 4 लाख के एक्सपेंसेस के ऊपर। दिस इज एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उसके एक्सपेंस, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको इनकम को हमें कंसिडर नहीं करना होता, वो उसको इनकम का पार्ट नहीं बनाना, हमें टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाना।
तो उसके ऊपर के एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होते हैं। मैं और समझाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो फार्मिंग की इनकम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम है, दैट इज़ एग्जेम्प्ट। अगर एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल अगर किसी के फील्ड्स हैं, अगर किसी के खेत हैं और वहाँ पर वो शुगर केन की फार्मिंग करते हैं और शुगर केन वो बेच देते हैं, तो दिस इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जेम्प्ट। अब मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस खेत में कुछ खर्चा होता है। लेट्स से हम किसी की लेबर को पैसे देते हैं या फिर कल्टीवेशन एक्सपेंसेस होते हैं शुगर केन के। तो मुझे बताइए, जब शुगर केन बेचने से जो इनकम आई है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम लोग नहीं लेंगे। फिर ऐसा थोड़ी है कि हम उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस तो मान लेंगे पर इनकम नहीं मान रही, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें वो एक्सपेंस भी नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो अगर कोई भी एक्सपेंस है विच इज़ रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सोर्स, तो वो एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होते। इसी तरीके से देखिए, जैसे एग्रीकल्चर इनकम 15 लाख की है, सेक्शन 10 में कवर्ड है, इस इनकम को हमें यहाँ से हटाना है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस भी हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ये एक्सपेंसेस भी यहाँ से हटाए जाएंगे। दिस इज़ नॉट अलाउड। अब ऐसा नहीं है कि इनकम तो आप ले नहीं रहे, एक्सपेंसेस ले रहे हैं, ऐसी आप इतने स्मार्ट मत बनिए, ये ओवर स्मार्टनेस हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो ये एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होंगे। सब लोग समझ गए क्यों नहीं अलाउड है? बिकॉज जब हमने एग्रीकल्चर इनकम नहीं लिया तो हम एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट सोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस है, दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो कौन से एक्सपेंस अलाउड होते हैं? जो सेक्शन 30 से लेकर 37 है वो अलाउड है। कोई भी एक्सपेंस 30 से लेकर 37 में नहीं कवर्ड हुआ, अलाउड नहीं करेंगे। कोई भी एक्सपेंस एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है, उसको भी नहीं देखना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 28 लाख। ये सारी चीज़ें लेने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जिसको मैं अभी रीड कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंस नंबर 4। एक्सपेंस नंबर 4 ये रहा, ऑफ रुपीज़ 8 लाख इज़ नॉट अलाउड अंडर 30 to 37। साफ साफ लिखा हुआ है ये एक्सपेंस 8 लाख का अलाउड नहीं है, तो वो हम जानते भी हैं, यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं था, तो इस एक्सपेंस को हम हटा देंगे। इन्फॉर्मेशन भी इसी के बारे में दी गई है। सेकेंड लिखा हुआ है मिस्टर एक्स रिसीव्स 5 लाख। एक्स को 5 लाख रुपए मिले हैं, इनकम हुई होगी इनकी। किस चीज़ की इनकम है? अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इनको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है इन रिलेशन टू वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। इनका कोई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय था, उसका इन्होंने की मैन इंश्योरेंस कराया हुआ था, उसका इनको क्लेम मिला है। तो वी अंडरस्टैंड दिस इज़ आवर बिजनेस इनकम। क्या ये हमने ऊपर मेंशन किया हुआ था? नहीं। तो ये इनकम को हमें सेक्शन 28 का पार्ट बनाना है और पीजीबीपी करते समय हम इसको कंसिडर करेंगे। इनकम आएगी है हमारी, अपना पीजीबीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनकम है हमारी। ठीक इसी तरीके से थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ एक्सपेंस 5। एक्सपेंस 5 ऊपर था क्या? नहीं, अलग से एक एक्सपेंस है, इन्फॉर्मेशन में गिवन है। एक्सपेंस 5 ऑफ रुपीज़ 7 लाख कवर्ड अंडर सेक्शन 36। अब देखो 36 में कवर्ड है, इसका मतलब ये अलावेबल एक्सपेंस है, एक सही एक्सपेंस है, तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया है, लिखा हुआ है नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो अगर आपने इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया तो दिस शुड बी एन अलावेबल एक्सपेंस। ये तो अलावेबल होना चाहिए ना, तो आप इसको कंसिडर करेंगे। और लिखा हुआ है कंप्यूट हिज पीजीबीपी इनकम। आपको पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करनी है मिस्टर एक्स की। आई बिलीव आप इसको कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो इस एग्जाम्पल को आप नोट डाउन करेंगे। दिस इज पीएनएल अकाउंट। ऑल्दो ये ब्लू पेन से मैंने अलग से लिख दिया था, बट फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं हिंट के पर्पस के लिए। सो दिस इज योर पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर फ्रीज करें, किया। मैं इंफॉर्मेशन की तरफ भी ले जाता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन। दिस इज योर अदर इंफॉर्मेशन गिवन। तो प्लीज़ सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। ठीक है, आपके इससे कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। डन कर लिए? मैं जूम आउट कर रहा हूँ।
ओके, यहाँ पर आप फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन आप खुद करें और फिर चेक कीजिए मेरे सॉल्यूशन से। हो गया, क्वेश्चन हो गया है ये पूरा। फ्रीज कर लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर रिज्यूम कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम showing you the solution. Okay. So here it is mentioned computation of PGBP income of Mr. X. हम Mr. X की कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ PGBP इनकम के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 28 लाख। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 28 लाख हमारे P&L अकाउंट में। सो 28 लाख का नेट प्रॉफिट है। ऐड मैंने किया हुआ है 8 लाख के एक्सपेंसेस जो कि अलाउड नहीं थे 30 से लेकर 37 में, और डेबिट किए हुए थे P&L अकाउंट में, तो उसको ऐड बैक किया। तो देखिए मैंने सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में। ये आप लिखना सीख जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप जो भी आपने लिखा हुआ है, बट आपका आंसर ठीक आना चाहिए। 13 लाख, वो सारी चीज़ें आप ये सब लिखना सीख जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं मैंने कैसे लिखा है उसको। एक्सपेंस 4 डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट में डेबिट था बट अलाउड नहीं है, तो बट नॉट अलाउड 8 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको हम ऐड बैक करेंगे। और एक और 4 लाख का एक्सपेंसेस था विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो भी उसको भी आपने P&L अकाउंट में डेबिट देखा बट वो भी अलाउड नहीं होगा। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसको भी आपने ऐड बैक किया। तो हमने इन दोनों को ऐड बैक कर लिया, 8 लाख और 4 लाख। देख सकते हैं आप एक बार दोबारा से अपने क्वेश्चन में 8 लाख और 4 लाख दोनों ही खर्चे आपने यहाँ पर लिख रखे हैं, बट दीज आर नॉट अलाउेबल, इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपने इन दोनों को ऐड बैक कर लिया। स्टेप 1 होता है नेट प्रॉफिट लिखना, स्टेप 2 होता है एक्सपेंसेस देखना, तो आपने एक्सपेंसेस की साइड देखी होगी। स्टेप 3 होता है इनकम की साइड देखना। आपने P&L अकाउंट में इनकम की साइड देखी तो आपको 30 लाख के तो सेल्स दिखी, वो तो नॉर्मल है, PGBP की इनकम है। बट रेंट ऑफ बिल्डिंग सही नहीं था, नॉन कॉम्पिटिंग फीस ठीक था, एग्रीकल्चर इनकम सही नहीं था बिकॉज दिस इज एग्जेम्प्ट। तो आपकी ये जो दोनों इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिटेड है, बट इसको PGBP कवर्ड नहीं करता है, तो इसको आप हटा देंगे दोनों को यहाँ से। इसको तो दूसरे रूम में ले जाना है, अभी मतलब रूम में ले जाने का मतलब है अभी कुछ करना नहीं है, बट हाँ ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम, ये आपकी एग्जेम्प्ट होगी, तो बिल्डिंग से बाहर जाएगी। सब लोग समझ रहे हैं? तो आपका स्टेप 3 होता है इनकम की साइड देखना। तो हमने एक रेंट ऑफ बिल्डिंग जो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए उसको यहाँ से हटा दिया, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट PGBP। एग्रीकल्चर इनकम को भी यहाँ से हटाया गया बिकॉज दैट इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होती है, मैंने लिख दिया एग्जेम्प्ट है 15 लाख। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट बट नॉट कवर्ड 128, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लिखें, ठीक है। वो आप समझ जाएंगे, अभी टर्मिनोलॉजी उस पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 4 होता है हमारी इन्फॉर्मेशन चेक करना। तो जब हमने इन्फॉर्मेशन में देखा तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी 8 लाख एक्सपेंस नंबर 4 के बारे में, वो तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी 5 लाख का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, तो इट शुड बी योर PGBP इनकम, इसको आप कंसिडर करेंगे, ऐड करेंगे अपनी बिजनेस इनकम में। और 7 लाख के एक्सपेंस थर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अलाउ करेंगे, इट इज़ एन अलाउेबल एक्सपेंस। तो आपने इन्फॉर्मेशन जब आपने देखी तो ऐड किया अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये सेक्शन 28 का पार्ट होती है। सेक्शन 28 अगर ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख की आपकी ये इनकम बनेगी। एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 36, बट आपने डेबिट नहीं कर रखा था तो इसको भी आप अलाउ करेंगे, बट अलाउड लिखा हुआ है मैंने, नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट अलाउड। अगेन आई एम सेइंग अभी टर्मिनोलॉजी पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, बट इन केस अभी फ़िलहाल अगर आपने ऐसा भी नहीं लिखा है तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। बट सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, टर्मिनोलॉजी तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम इतनी इलस्ट्रेशंस करेंगे, मैं आपको होमवर्क में काफ़ी इलस्ट्रेशंस दूंगा, ठीक है, तो वो आपको टर्मिनोलॉजी तो आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपकी बुक में ही काफ़ी सारी इलस्ट्रेशंस हैं।
तो इस तरीके से हमारी, तो हमने कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट की है। तो 13 लाख इज़ आर पीजीबीपी इनकम। तो ये हमारी पीजीबीपी इनकम बन जाती है 13 लाख। तो आई बिलीव आपने ठीक किया होगा। इन केस अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए, ठीक है, और देखिए कहाँ पर आपने गलती की थी जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं करेंगे। यू वॉन्ट लाइक टू राइट इट डाउन, तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड राइट इट डाउन, ठीक है। आई एम कमिंग टू योर बुक नाउ। कर लिया सबने ये? तो आई एम नाउ कमिंग बैक टू योर बुक। सेम पेज है, पेज नंबर 5.8, सेक्शन 29 लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस स्लैश प्रोफेशन भी लिख सकता हूँ मैं। कुल मिला के पीजीबीपी की कंप्यूटेशन हो रही है यहाँ पर ये। सो दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। कैसे करते हैं? जो बातें मैंने लिखी बताई आपको वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। आपको मेनली उसी से ही देखना है। आपको यहाँ पर जब मैंने आपको कंप्यूटेशन करने के लिए लिखने के लिए कहा था तो मेनली इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ मैंने थोड़ा सा और इसको डिटेल में लिखा हुआ है। सेक्शंस के नंबर की तरफ अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है मैंने। स्टेप 1 आपको नेट प्रॉफिट लिखना, नेट प्रॉफिट एज पर पीनल अकाउंट ये लिखना है। फिर आपको देखना है अपने एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस डेबिट है बट वो सेक्शन 30 से लेकर 37 में नहीं आता तो उसको ऐड बैक करेंगे। तो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीनल अकाउंट बट नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है तो आप उसको ऐड बैक करेंगे। कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड नहीं होते तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जो 30 से लेकर 37 में नहीं आते उसके अलावा एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते। कुछ स्पेसिफिकली मैंने बताए थे जब मैंने आपको बताया था कि याद है आपको, मैंने सेक्शन 40 की कुछ फैमिली बताई थी, कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी, तो आप इन सबको ऐड बैक करते हैं, ठीक है, वो अलाउड नहीं होते। अभी फ़िलहाल के लिए 30 से लेकर 37 में कवर्ड नहीं है। 37 के भी कुछ सब सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 37 है, क्योंकि 37 के भी कुछ सब सेक्शंस हैं। वहाँ पर जैसे 37 में सब सेक्शन 2 भी है, वहाँ पर वो कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, करना है हमें करेंगे, बट राइट नाउ अभी मुझे सिर्फ आपको कंप्यूटेशन बतानी है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीनल अकाउंट ऐड कर दीजिएगा बट नॉट अलाउड, ठीक है। कुछ सेक्शंस के नाम लिखे हैं जैसे 37(2)(b), ये वो 37 नहीं है, मतलब 37(1) तक एक्सपेंस अलाउड होते हैं। एक सेक्शन 37(2)(b) है, वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। वो कहता है कि एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को देंगे, बट राइट नाउ अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं उसकी, ठीक है। तो 37(2)(b), 38, 40, 40 स्मॉल ए, 43(b) कुछ पढ़ेंगे आगे, ये एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, ऐड बैक करा। ऐड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीनल अकाउंट बट अलाउड अंडर एनी अदर हेड, मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस आपने डेबिट कर रखे हैं बट वो किसी और हेड के एक्सपेंसेस हैं तो आप वो भी नहीं लेते। पक्का ये बात समझ में आती है? जब आप किसी दूसरे हेड की इनकम को पीजीबीपी में कंसिडर नहीं करते, उसको यहाँ से हटा देते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आप यहाँ से हटाएंगे। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपकी कोई यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट है, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर रेंट ऑफ बिल्डिंग है, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जानी है और इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो उसको आप यहाँ पर नहीं रखेंगे, उसको भी हटा देंगे। जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा इंटरेस्ट का, तो अगर आप इसकी बिल्डिंग के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होता है, तो उसको यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ से उसको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब जो जिस चीज़ को आप इनकम कंसिडर नहीं करते उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आप कंसिडर नहीं कर सकते वाइल कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी। जो पीजीबीपी की इनकम है तो पीजीबीपी के एक्सपेंसेस सही हैं, बट अगर किसी दूसरे हेड की इनकम है या एग्जेम्प्ट इनकम है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे मैं चाहूँगा कि आप अभी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें बतानी, इसीलिए मैंने कहा था आपको यहाँ से अभी फ़िलहाल आप इतना कंसिडर कीजिए। वो तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको पीजीबीपी जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से अभी समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीनल अकाउंट बट रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। देखिए मैंने कहा था ना, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंस था, ठीक है, वो हमने अलाउ नहीं करा है। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड था, तो उसको भी वहाँ से हटा देंगे,
पक्का? तो हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दिए? वो एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट थे बट अलाउड नहीं थे, वो एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट थे बट किसी दूसरे हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उसको भी हटाइए। वो एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में दिख रहे थे बट वो एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, उसको भी हटा दीजिए। पक्का? और कौन से एक्सपेंस आप लेस कर सकते हैं? वो एक्सपेंस जो इंफॉर्मेशन के होते हैं। याद आता है इंफॉर्मेशन के एक्सपेंसेस? जैसे मैंने कहा था कि कोई एक्सपेंस है वो 30 से लेकर 37 में अलाउड है बट आपने लिख नहीं रखा, तो उसको तो कंसिडर कर सकते हैं ना, वो एक्सपेंस ले सकते हैं। तो वो एक्सपेंस कंसिडर कीजिए। एक्सपेंस कंसिडर करते हैं तो आपकी इनकम कम होती है, लेस करेंगे। देखो ये तीनों एक्सपेंसेस कैसे थे? अलाउड नहीं थे, हमने ऐड बैक किया। ये एक्सपेंस कैसा है? एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, मतलब ये इंफॉर्मेशन का एक्सपेंस था। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हमें इंफॉर्मेशन से मिला होगा। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखें तो ये थर्ड वाला पॉइंट था, 7 लाख का एक्सपेंस था ना, इंफॉर्मेशन से मिला था, 36 में कवर्ड था या 30 से लेकर 37 तक कवर्ड था, बट फिर भी पीएनएल अकाउंट में नहीं लिख रखा था, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक्सपेंस माना जाएगा 7 लाख का, तभी हमने सॉल्यूशन में इसको माना, 7 लाख के एक्सपेंसेस को लेस करा हुआ है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं है बट अलाउड तो है। इसी तरीके से इनकम, कौन सी इनकम नहीं लेनी? जो दूसरे हेड में आती हैं, आपके पीएनएल अकाउंट में शो हो रही हैं, उसको हटाइए। या फिर एग्जम्प्ट इनकम है, आपके पीएनएल अकाउंट में शो हो रही हैं, उसको हटाइए। तो लिखा हुआ लेस कीजिए, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट कवर्ड अंडर अदर हेड, वो दूसरे हेड में आती हैं। 15 सैलरी, 22 हाउस प्रॉपर्टी, 45 कैपिटल गेन, 56 IFOS। तो अगर वो दूसरे हेड में आती है तो इसको यहाँ से हटाइए, दूसरे रूम में लेके जाइए, यहाँ से तो हटाइए। या फिर ऐसी इनकम है जो पीएनएल अकाउंट में शो हो रही है बट एग्जेम्प्ट है, उसको भी यहाँ से हटाइए। पक्का? ठीक है, वही वाली चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन से इनकम मिलती है तो उसको कंसिडर कीजिए। इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई इनकम मिली जो सेक्शन 28 में आती है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, या सेक्शन 41 में आती है। 41 क्या होता है? डीम्ड पीजीबीपी। याद आता है डीम्ड पीजीबीपी? तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपके पीएनएल अकाउंट में शो नहीं हो रही है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या था, ये देख लीजिए, 5 लाख की इनकम मिली थी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, 28 में कवर्ड हो रही है, बट ऊपर आपने नहीं इसको कंसिडर किया, तो आप करेंगे क्योंकि ये तो पीजीबीपी की इनकम है, इसके ऊपर तो आपको पीजीबीपी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में नहीं शो हो रही है बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 और 41, उसको भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी पीजीबीपी की इनकम आती है। तो यही चीज़ें आपने और सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन 29। एक बार देख लें, मैंने कहा था पीजीबीपी में हम लोगों को पढ़ने हैं सेक्शन 28 से लेकर 44 तक, जिसमें से हमने 2 सेक्शंस अभी तक डिस्कस किए हैं। 28 है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में कंसिडर होती हैं, तो वी हैव डन लिस्ट ऑफ दोज इनकम। आज हमने बातें की थी कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, हम पीजीबीपी की इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको अपना नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट देखना होगा। स्टेप 2 एक्सपेंसेस देखिए, स्टेप 3 इनकम देखिए, और स्टेप 4 इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पीजीबीपी की इनकम मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपना मेन पार्ट पीजीबीपी का, सेक्शन 30 से लेकर 37 भाई हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बातें करेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस, अभी तक तो मैंने एक्सपेंस 1 2 3 करके बोल रहा था, अब मैं आपको नाम लेकर बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, बट दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।